देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज किया और स्क्रीन शेयर है। हाँ मैम। ठीक है। अच्छा देखो हम लोग सर्विस कॉस्टिंग पढ़ रहे थे, उसमें ये क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग ने किया था, बट ये कंप्लीट नहीं हुआ था। ये देखो लास्ट दिन हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 जो कर रहे थे उसमें 2 क्वेश्चन पूछा था, लेकिन एक कंप्लीट हुआ हम लोग का, एक नहीं हुआ। हम लोगों ने क्वेश्चन 2 किया था, 1 बाद में करेंगे बोले थे। कैलकुलेट द नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द मंथ ऑफ जैन, ये वाला पॉइंट हम लोग का बाकी है। कैलकुलेट द कॉस्ट एज पर कॉमर्शियल टन किलोमीटर और एब्सोल्यूट टन किलोमीटर। तो मैंने देखो बोला था कि ये वाला जो है एकदम प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने किया था, जो फर्स्ट क्लास था सर्विस कॉस्टिंग का, कि कॉमर्शियल टन कैसे निकाला जाता है और एब्सोल्यूट टन किलोमीटर कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर देखो कॉमर्शियल और एब्सोल्यूट में फर्क क्या था, वो इस पीडीएफ में नहीं है शायद, मतलब दूसरे वाले जैम बोर्ड में चला गया है, कोई बात नहीं। देखो हम यहाँ पर बताते हैं एब्सोल्यूट और कॉमर्शियल में फर्क क्या था, उसी के अकॉर्डिंग हमें ये क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो एब्सोल्यूट टन किलोमीटर का मतलब होता है, ये देखो एब्सोल्यूट टन किलोमीटर फाइंड आउट करने का मतलब होता है जितना डिस्टेंस कवर हो रहा है और जितना टन जो है प्रोडक्ट लेके कवर हो रहा है। ठीक है, तो डिस्टेंस इनटू टन उतना उतना, जैसे मान लो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस है सपोज 10 किलोमीटर। ठीक है, और ये ए से बी का डिस्टेंस 10 किलोमीटर, यहाँ जो है 6 टन जो है लेके जाया जा रहा है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, 10 × 6। अब मान लो बी से सी का डिस्टेंस है हम लोग का 12 किलोमीटर, और यहाँ 4 टन लेके जाया जा रहा है, यहाँ से यहाँ 4 टन लेके आया गया है, तो फिर ये हो जाएगा 4 इंटू, ये देखो ऐसे 10 × 6 हो जाएगा एब्सोल्यूट टन के लिए, फिर प्लस 12 × 4 हो जाएगा। अब मान लो सी से रिटर्न ए में आ गए और ये हम लोग का 15 किलोमीटर और यहाँ पर 3 टन लेके आया गया। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 15 × 3, तो मतलब एक्चुअली जितना डिस्टेंस और एक्चुअल जितना टन लेके जो है डिस्टेंस कवर किया जा रहा है, वो सबको अगर हम लोग मल्टीप्लाई, मतलब डिस्टेंस इंटू टन करके एक के बाद एक अगर ऐड कर देंगे तो जो आंसर मिलेगा उसे बोला जाता है एब्सोल्यूट टन किलोमीटर। जैसे इसमें 60 और ये हो गया 48 शायद, और ये 45। ठीक है, तो ये 153, ये आंसर आएगा, ये होता है एब्सोल्यूट टन किलोमीटर। ठीक है, और अगर हमें फाइंड आउट करना है कॉमर्शियल टन किलोमीटर, तो उसमें क्या था कंडीशन, देखो कॉमर्शियल टन किलोमीटर में भी हमें वही करना है, डिस्टेंस इन टू, लेकिन टन की जगह करना है एवरेज टन। ठीक है, मतलब इसी क्वेश्चन को अगर हम लोग इसमें ट्रांसफर करना चाहे तो 10 किलोमीटर प्लस 12 किलोमीटर प्लस यहाँ पर 15 किलोमीटर, सारे डिस्टेंस ले लिए और टन को एवरेज कर देना है, मतलब 6 टन, और उसके बाद हम लोग का है 4 टन, एग्जांपल लिया मैंने 3 टन, और एवरेज करने का मतलब जितना सारा डेटा है डिवाइडेड बाय 3, तो यहाँ पर जितना भी आएगा उससे हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये डिफरेंस था, ये मैंने बता दिया क्योंकि इस पीडीएफ में मुझे मिला नहीं, वो वाला पॉइंट दूसरे वाले पीडीएफ में चला गया इसी वजह से। ठीक है, तो ये एब्सोल्यूट और कॉमर्शियल टन कैलकुलेट करने का जो प्रोसेस है उसको फॉलो करके हमें इस क्वेश्चन में एब्सोल्यूट टन किलोमीटर और जो है कॉमर्शियल टन किलोमीटर फाइंड आउट करके देना है। तो एक बार क्वेश्चन को फिर से एक बार देखना पड़ेगा, नहीं तो कैसे पता चलेगा। तो उसके लिए देखो हम लोग यहाँ से एक बार पढ़ के देख लेते हैं। जीटीसी हैज ए लॉरी ऑफ 6 टन कैरिंग कैपेसिटी, तो जीटीसी कोई ट्रांसपोर्ट कंपनी होगा जिसके पास 6 टन कैरिंग कैपेसिटी वाला लॉरी है। इट ऑपरेट्स लॉरी सर्विस फ्रॉम सिटी ए टू सिटी बी। ठीक है, ये ए से बी तक जो है सर्विस देता है इसका लॉरी जो है पर्टिकुलर वेंडर को, फॉर ए पर्टिकुलर वेंडर, मतलब कोई इनसे जो है ट्रांसपोर्ट में सामान लेता है, जिनको ये सर्विस देते हैं, जो कि ए से बी तक बिलोंग करता है जो प्लेस है। इट चार्जेस 2004 टन फ्रॉम सिटी ए टू सिटी बी, सिटी ए से बी तक सामान लेके जाने का जो मतलब भाड़ा फेयर जो लिया जाता है वो है 2400 रुपीज पर टन। 1 टन माल लेके जाने का 2400 रुपया, और रिटर्न आने का 2200 रुपया करके। ठीक है, यहाँ पर बोल दिया है रिटर्न जर्नी फ्रॉम बी टू ए टू बी जाने का लेगा 2400 पर टन के हिसाब से, और बी टू ए आने का लेगा 2200 पर टन के हिसाब से। ठीक है, अच्छा फिर नेक्स्ट देखते हैं। फिर देखो यहाँ पर क्या बोला है,
Goods are also delivered to an intermediate CTC, but no extra charges are billed for unloading goods in between destination city. बोल रहा है कि A से B के बीच में एक सिटी आता है C, अगर यहाँ पर किसी भी तरीके से गुड्स डिलीवर करवाया जाता है तो उसके लिए कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगता है, ना तो कोई कंसेशन मिलता है कि हम लोग A से C ही गए B नहीं गए तो हमारा 2400 से कम पड़ेगा, ऐसा बात नहीं है। A से B जाओ या A से C जाओ 2400 ही देना है, ना ज्यादा देना है ना कम देना है, ना तो कोई कंसेशन मिलेगा ना तो कोई एक्स्ट्रा बिल देना पड़ेगा। ठीक है, फिर यहाँ पर बोल रहा है यहाँ पर वही पॉइंट बोला है, नो कंसेशन इन रेट इज गिवन फॉर रिड्यूस लोड आफ्टर अनलोडिंग एट इंटरमीडिएट सिटी। अगर हम लोग इंटरमीडिएट सिटी में जो है अनलोड करते हैं तो इससे हमें कुछ बेनिफिट नहीं मिलेगा, एटलीस्ट ये भाड़ा जो है फेयर के केस में जो है वही देना पड़ेगा। डिस्टेंस बिटवीन ए टू बी इज 300 किलोमीटर। ए से बी का डिस्टेंस है हम लोग का 300 किलोमीटर, ठीक है, और ए से सी का है 140। तो ये लास्ट टाइम में मैंने तुम लोग को बताया था। फिर ए से बी से सी का डिस्टेंस कितना होगा तो तुम लोगों ने बताया था, ये देखो यहाँ पर किया हुआ है हम लोग का। ए से बी का डिस्टेंस अगर हम लोग का 300 है, ए से सी है 140, तो बाकी कितना हो जाएगा 300 माइनस 140 यानी 160 किलोमीटर। ठीक है, 160 किलोमीटर। फिर यहाँ पर बोला है कि जैन के मंथ में द ट्रक में 12 जर्नी, ट्रक जो है टोटल 12 जर्नी किया है ए से बी। द डिटेल्स ऑफ जर्नी आर एज फॉलोज। यहाँ पर डिटेल्स दे दिया है जर्नी का। ठीक है, अच्छा अब हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, कॉमर्शियल टन और एब्सोल्यूट टन। तो देखो उसमें तो हमें क्या करना है, डिस्टेंस और टन देखना है। अभी अभी मैंने क्या सिखाया, ये ऑलरेडी हम लोग का किया हुआ है, डिस्टेंस और टन देखना है और यहाँ डिस्टेंस और टन का एवरेज करना है। तो ये जो हम लोग का 2400 और 2200 है, इसका तो यहाँ कोई मतलब कोई रोल है नहीं। ठीक है, ये जो फेयर है इसका यहाँ पर कोई रोल नहीं, ये दिया हुआ था पार्ट 2 वाले क्वेश्चन के लिए। ठीक है, पार्ट 1 वाले के लिए तो हमें सिर्फ ये वाला पॉइंट ही काफी है, लेकिन एक बार क्वेश्चन मैंने फिर से पढ़ा दिया कि क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ था। अच्छा अब देखो यहाँ पर बोल दिया है आउटवर्ड जर्नी, मतलब जब जर्नी जो है ए से स्टार्ट हुआ है तो ए से बी जो है 6 टन लोड लेके गया है ट्रक, ऐसा 10 बार गया है। ठीक है, ए से सी गया है 6 टन लेके, ऐसा 2 टाइम्स गया है, और सी से बी गया है 4 टन लोड लेके, ऐसा 2 टाइम्स गया है। ठीक है, फिर रिटर्न जर्नी जब वापस आया है तो बी से ए वापस आया है 8 टन लेके 5 बार, बी से ए वापस आया है 6 टन लेके 6 बार, और बी से सी रिटर्न आया है 6 टन लेके 1 बार, और सी से ए रिटर्न आया है 0 टन लेके 1 बार। ठीक है, अब इसी डेटा पे मतलब डिपेंड करेगा कि हम लोग का एब्सोल्यूट टन और जो है कॉमर्शियल टन का आंसर क्या होगा। ठीक है, तो चलो हम लोग सबसे पहले फाइंड आउट कर लेते हैं एब्सोल्यूट टन किलोमीटर। ठीक है, एब्सोल्यूट टन में क्या करना है, जितना डिस्टेंस और जितना किलोमीटर है बस उतना मल्टीप्लाई कर लेना है। तो यहाँ पर हम लोग फाइंड आउट करते हैं कैलकुलेशन ऑफ एब्सोल्यूट टन किलोमीटर, कैलकुलेशन ऑफ एब्सोल्यूट टन किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर देखो एक बार हम लोग आउटवर्ड लेंगे और रिटर्न दोनों ही लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं, जैसे देखो ये क्या था, ये आउटवर्ड था ए से बी, बी से सी, फिर सी से ए। ठीक है, इस तरीके से ये रिटर्न भी हुआ ना, ये देखो यहाँ पर तो एक ही बार बोला है, यहाँ पर बहुत बार बोला है, तो इसलिए आउटवर्ड भी है रिटर्न भी है, मतलब ए से बी गया फिर बी से वापस आया, इस तरीके से। और क्या, तो यहाँ पर लिख लेते हैं आउटवर्ड में कितना डिस्टेंस कवर हुआ है, कितना लोड के साथ कवर हुआ है, तो यहाँ पर लिखते हैं आउटवर्ड जर्नी। आउटवर्ड जर्नी ए से ए से बी, ए से बी, ठीक है, 6 टन लेके गया है और 10 टाइम्स किया है। हमें क्या निकालना होता है, हम लोग को निकालना पड़ता है डिस्टेंस इनटू टन। ठीक है, तो ए से बी का डिस्टेंस कितना है 300 किलोमीटर, और ये पूरा डिस्टेंस कितना टन मान लेके गया है 6 टन लेके गया है। ठीक है, लेकिन ये मल्टीप्लाई करने से तो हमारा एक बार का आंसर आएगा, ऐसा ये ट्रक ने 10 टाइम्स किया है तो इनटू 10 करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे अगर हम ये बता देते कि यहाँ ए से बी 10 किलोमीटर 6 टन लेके 5 बार गया है, तो ये 60 के जगह 60 इंटू 5 हो जाता, मतलब 5 टाइम्स 60 हो जाता। वैसे ही यहाँ पर मैंने कर दिया 300 किलोमीटर यानी डिस्टेंस इंटू टन, और ये 10 टाइम्स हुआ है। ठीक है, तो 10
टाइम्स। तो ये पूरा इसी में कवर कर लेते हैं तो समझने में आसानी होगा। ये पूरा ब्रैकेट इसी में दे दिया मैंने, ये हो जाएगा। तो ये मल्टीप्लाई करने से कितना आएगा, 6 इंटू 3 18, और ये हो गया हम लोग का 18,000 टन किलोमीटर, क्योंकि टन इंटू किलोमीटर मल्टीप्लाई होने से हो जाएगा टन किलोमीटर। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो, ए से सी, ए से सी लिखेंगे। ए से सी का डिस्टेंस कितना है, ए से सी का डिस्टेंस है हम लोग का 140 किलोमीटर। कैसे, ये देखो अभी अभी मैंने यहाँ पर बताया ना, यहाँ क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन था हम लोगों ने लास्ट दिन कर रखा था। ए से बी है 300, ए से सी है 140, ये गिवन था। तो सी से बी हम लोगों ने निकाल लिया, तो ए से सी 140 किलोमीटर, तो यहाँ पर लिख लेंगे 140 किलोमीटर इनटू कितना टन लेके गया है, देखो 6 टन, इंटू 6 टन, इंटू ये एक बार नहीं हुआ, ये 2 टाइम्स हुआ है, तो इंटू 2 टाइम्स। तो ये हो जाएगा हम लोग का 6 इंटू 2 12, 12 इंटू 140, 1680 टन किलोमीटर। अच्छा, ए से सी हो गया, और क्या है देखते हैं, सी से बी। तो सी से बी, ठीक है, तो सी से बी डिस्टेंस है देखो 160 किलोमीटर। ये देखो क्या हुआ है हम लोग का, सी से बी डिस्टेंस है 160 किलोमीटर। तो 160 किलोमीटर इनटू यहां पर कितना टन लेके गया है, 4 टन, और ऐसा कितना बार हुआ है, 2 टाइम्स हुआ है। तो 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 16, 1280 टन किलोमीटर, ठीक है। ये हो गया आउटवर्ड जर्नी के केस में कितना डिस्टेंस और कितना किलोमीटर। सेम तरीके से हम लोग रिटर्न वाला भी करेंगे, रिटर्न जर्नी यहाँ पे देखो, यहाँ आउटवर्ड और रिटर्न हो रहा है। मेरे एग्जांपल में ऐसा इसीलिए नहीं था क्योंकि मैंने एक ही बार का दिखाया। अब अगर ऐसा 4-5 बार होता है तो हम लोग उसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं कि कितना बार जो है आउटवर्ड में कैसा कंडीशन था और जब रिटर्न हुआ तो कैसा कंडीशन हुआ। क्योंकि मेरा ये एक ही टाइम है जाके आना, इसीलिए यहाँ पर मैंने ऐसे मान लो 4-5 बार ऐसा होता है, ठीक है, ABC से ट्रेवल, तो हम लोग उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं कि आउटवर्ड का क्या था और रिटर्न का क्या था, ठीक है, इसीलिए यहाँ पर 2 पार्ट में है। अच्छा, अब रिटर्न जर्नी देखते हैं कैसे रिटर्न है, बी से ए, बी से ए। अच्छा, बी से ए रिटर्न है तो इसका डिस्टेंस कितना है, बी से ए का डिस्टेंस यहाँ पर ये देखो, ए से बी का जो है बी से ए का वही रहेगा 300 किलोमीटर। कितना टन लेके गया है, 8 टन, लोड है 8 टन, और ऐसा कितना बार हुआ है, 5 टाइम्स। ऐसा 5 टाइम्स हुआ है तो कितना हो जाएगा, 8 इंटू 5 40, 40 इंटू 300, 12,000 टन किलोमीटर। अच्छा, बी टू ए, फिर से बी टू ए का रिटर्न है, यानी वही 300 किलोमीटर डिस्टेंस कवर। टन देख लेते हैं, टन है हम लोग का 6 टन और 6 टाइम्स, 6 टन और 6 टाइम्स, तो 300 इंटू 36, 10,800 टन किलोमीटर। बी टू ए हो गया। अच्छा, और भी है, बी टू ए के बाद बी टू सी और सी टू ए, तो बी टू सी भी लिख लेते हैं, बी टू सी। अब बी टू सी का डिस्टेंस कितना है, यहाँ देखते हैं, बी टू सी का डिस्टेंस है 160, ठीक है, 160 किलोमीटर इनटू कितना लोड है बी से सी का, 6 टन, और एक बार ऐसा जर्नी किया गया है, तो 16 इंटू 6 यानी 960 हो जाएगा, 960 टन किलोमीटर। और लास्ट जर्नी देखो, सी टू ए, सी टू ए, सी टू ए का डिस्टेंस कितना है, सी टू ए का डिस्टेंस है सी से ए का डिस्टेंस, ठीक है, सी से ए का डिस्टेंस यहाँ पर चेक करते हैं, सी से ए का डिस्टेंस है 140 किलोमीटर। अच्छा, कितना लोड है, 0 टन, 0 टन,
इनटू ऐसा कितना बार जर्नी हुआ है, एक ही बार हुआ है, 1 टाइम, ठीक है, यहाँ पर टाइम, तो ये 0 हो जाएगा, 0 टन किलोमीटर। अब हम लोग ये सबको ऐड कर लेंगे, बस हमें वही करना है जैसे मैंने यहाँ पर बोला, ये सबको ऐड कर लेना है, यहाँ पर भी ऐड कर लेना है, ऐड करके देखते कितना आंसर आएगा, वही हो जाएगा 18,000 प्लस 1680 प्लस 1280 प्लस 12,000 प्लस 10,800 प्लस 960, 44,720, 44,720 टन किलोमीटर, ठीक है। तो एब्सोल्यूट टन किलोमीटर इतना हो गया है। अब क्वेश्चन में ना हमें सिर्फ नहीं बोला कि एब्सोल्यूट टन किलोमीटर निकालो, हम लोग को बोला है कि एब्सोल्यूट टन किलोमीटर तो निकालना ही है, बोला है कॉस्ट एज पर एब्सोल्यूट टन किलोमीटर, ठीक है। मतलब एब्सोल्यूट टन किलोमीटर के अकॉर्डिंग कॉस्ट क्या है, इसका मतलब क्या निकालना है, देखो अभी लिखने से पता चलेगा। हम यहाँ पर लिखते हैं कॉस्ट पर एब्सोल्यूट टन किलोमीटर। मतलब अगर हम लोग बोल रहे हैं कि ट्रक इतना टन किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया है तो कितना कॉस्ट लगा होगा, तो उसके लिए हमें कॉस्ट पता होना चाहिए कि ये ट्रक चलने का कितना खर्चा लगता है, कॉस्ट कितना है, जो कि हम लोग लास्ट क्लास में निकाल चुके हैं, ठीक है। तो ट्रक चलने का हम लोग का कॉस्ट है टोटल, यहाँ पर ये देखो 3,42,000, ठीक है, ट्रक चलने का कॉस्ट है। ये देखो फिक्स्ड कॉस्ट यहाँ पर दे दिया है, फिक्स्ड कॉस्ट यहाँ पर एनम के हिसाब से या पर मंथ के हिसाब से है, तो हम लोग पर मंथ के हिसाब से ही करेंगे, क्योंकि ये जो दिया हुआ है ना, देखो पर मंथ क्यों करेंगे, पर एनम क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि ये जो जर्नी का डिटेल्स है ना, ये जैन के मंथ का है। तो मंथली अगर टन किलोमीटर निकाला है हम लोगों ने, मंथली एब्सोल्यूट टन किलोमीटर निकाला है, तो मंथली ही कॉस्ट लेना पड़ेगा कि 1 मंथ में इस ट्रक को चलने का कॉस्ट कितना आता है। तो वो क्वेश्चन में दिया हुआ था, ये देखो फिक्स चार्जेस 50,000, मेंटेनेंस चार्जेस 10,000, रनिंग चार्जेस 2,82,000 था, जिसमें एक एबनॉर्मल चार्जेस था पेनल्टी, वो नहीं आएगा, मैंने बताया था, क्योंकि एबनॉर्मल कॉस्ट को हम लोग नॉर्मली अपने बिजनेस के एक्सपेंसेस में नहीं दिखा सकते हैं, ठीक है। कल जिन लोग का अकाउंट्स क्लास था वहां पर भी हम ये सब मतलब ये सारे डिटेल्स बोल रहे थे कि नॉर्मल लॉस वगैरह क्यों आता है, क्यों नहीं आता है, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर 2,82,000, तो टोटल करने से हो गया 3,42,000, तो मंथली कॉस्ट जो है इस ट्रक का चलने का है 3,42,000। तो यहाँ पर हमें कॉस्ट निकालना है एब्सोल्यूट टन किलोमीटर के अकॉर्डिंग, मतलब हम लोग ये कहेंगे कि 1 मंथ में 3,42,000 का कॉस्ट लग जाता है ट्रक को ट्रांसपोर्टेशन सर्विस देने का, और उसमें वो डिस्टेंस कवर करता है 44,720 टन किलोमीटर, ठीक है। तो 1 टन किलोमीटर का कॉस्ट कितना आएगा, वही होता है कॉस्ट पर मतलब एक, ठीक है, कॉस्ट पर एब्सोल्यूट टन किलोमीटर। तो 3,42,000 डिवाइडेड बाई 44,720, तो ये हो गया हम लोग का 7.647, मतलब ये 7.65 हो जाएगा, रुपीज 7.65 पर एब्सोल्यूट टन किलोमीटर, पर एब्सोल्यूट टन किलोमीटर। देखो ऐसे कैलकुलेशन जो है उसमें बहुत सारा पॉइंट आ रहा है, नहीं तो वैसे टॉपिक आसान है, हमें क्या करना है, जितना जितना डिस्टेंस जा रहा है जितना टन लेके वही कैलकुलेट करना है, लेकिन इसमें ये टाइम्स जो है वो भी हमें लिखना पड़ेगा, ठीक है, उसके साथ साथ हमें जो है ये टोटल वगैरह भी सही तरीके से करना पड़ेगा। तो एक तो हो गया एब्सोल्यूट वाला, अभी कॉमर्शियल वाला हम लोग का बाकी है। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे कॉमर्शियल टन किलोमीटर। तो कॉमर्शियल टन में क्या करना है, डिस्टेंस तो ले लेंगे, साथ में टन, जो भी टन है उसको हमें एवरेज करना पड़ेगा, ठीक है। चलो यहाँ पर लिखते हैं कॉमर्शियल, कैलकुलेशन ऑफ कॉमर्शियल टन किलोमीटर, कैलकुलेशन ऑफ कॉमर्शियल टन किलोमीटर। अच्छा, कॉमर्शियल टन किलोमीटर हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर क्या निकाल लेंगे, देखो टोटल डिस्टेंस, तो हम लोग टोटल डिस्टेंस निकाल लेते हैं सबसे पहले, टोटल
डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितना होगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे, टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया है। तो यहाँ पर देखो एक लाइन में हमें बोल रखा है कि ट्रक ने ओवरऑल कितना जर्नी किया है, 12 जर्नी किया है बिटवीन ए एंड सी, पूरे जैन के मंथ में 12 जर्नी किया है, ठीक है। 12 बार ए से बी जो है गया है, तो अगर ए से बी ट्रक गया है तो बी से ए भी उसे आना ही पड़ेगा, ठीक है। तो टोटल 12 बार जर्नी किया है, हमें यहाँ पर जर्नी को देखना नहीं पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये ना ब्रेक किया हुआ है, ब्रेक किया हुआ है इसका मतलब ए से बी, ए से सी, फिर सी से बी। एक्चुअली देखो जब हम लोगों को ये बोला जा रहा है ए से बी तब तो ठीक है, 10 जर्नी समझ में आता है, लेकिन जब बोल रहा है ए से सी, फिर बोल रहा है सी से बी, और ये देखो दो दो बार बोल रहा है, एक्चुअली ए से सी और सी से बी एक ही जर्नी मानना पड़ेगा, है ना, क्योंकि हम लोग का कंप्लीट डेस्टिनेशन कहां से कहां है, ए से बी तक है। तो यहां देखेंगे तो हम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि हम लोग को तो अभी जो है एब्सोल्यूट 10 किलोमीटर निकालना नहीं है कि हम लोग पर डिस्टेंस के अकॉर्डिंग निकालेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ पर हमें क्लियरली बता दिया है कि ओवरऑल टोटल 12 जर्नी इसने कंप्लीट किया है ट्रक ने, तो हम लोग यहाँ पर ये 12 वाला डेटा यूज कर लेंगे, मतलब 300 किलोमीटर जाना और आना 12 बार कंप्लीट हुआ है, तो 300 किलोमीटर आउटवर्ड एंड 300 किलोमीटर रिटर्न, यानी 300 किलोमीटर इंटू 2 करना पड़ेगा, ठीक है, इंटू 12 टाइम्स, तो हमें पता चल जाएगा टोटल डिस्टेंस कितना हो रहा है। तो 12 इंटू 2 इंटू 300, तो ये हो जाएगा 7200 किलोमीटर, ठीक है, 7200 किलोमीटर होगा। अगर हम लोग यहाँ पर करने जाएंगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, इतना सारा पॉइंट को लेके करने में मुश्किल होगा, तो फिर हमें ऐसे करना पड़ेगा, ए से बी का डिस्टेंस 300, तो 300 किलोमीटर 10 टाइम्स, फिर ऐड करना पड़ेगा ए से सी का डिस्टेंस, फिर उतना इंटू 2 टाइम्स, ऐसे करके। तो इसमें बहुत सारा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, इससे बेटर है क्योंकि हमें बता दिया है 12 जर्नी, तो हम लोग 12 जर्नी जो है 12 टाइम्स जो है फुल जर्नी हुआ है ए से बी में, और ए से बी का डिस्टेंस 300 किलोमीटर, तो 300 किलोमीटर जाना है तो 300 किलोमीटर वापस भी आना पड़ेगा, ऐसा 12 टाइम्स, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्यों नहीं किया, क्योंकि हमें यहाँ पर ना टोटल डिस्टेंस नहीं निकालना पड़ता है, डिस्टेंस और जितना टन है उसका मल्टीप्लीकेशन निकालना पड़ता है, तो हम लोग इंडिविजुअली लेंगे तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। इंडिविजुअली हम लोगों ने डिस्टेंस ले लिया, ए से बी का डिस्टेंस हम लोग का 300 किलोमीटर, ए से सी का 160 शायद, और सी से बी का 140, और उसके अकॉर्डिंग हम लोग मल्टीप्लाई करते गए, क्योंकि हमें इंडिविजुअली चाहिए होता है ये वाले मेथड में, लेकिन कॉमर्शियल वाले में इंडिविजुअली नहीं चाहिए। तो हम लोगों ने टोटल डिस्टेंस कवर निकाल लिया, ठीक है, ये हम लोग का हो गया टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन द मंथ ऑफ जैन, चाहो तो ऐसे लिख लो, इन द मंथ ऑफ जैन। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे एवरेज वेट, ठीक है। अब क्या निकालना पड़ेगा, एवरेज वेट, तो एवरेज वेट कैसे निकालेंगे, एवरेज वेट, ठीक है, जो कि यहाँ पर टन में निकलेगा, टन में निकलेगा, क्योंकि यहाँ पर यूनिट हम लोग का टन में दिया हुआ है। तो एवरेज वेट कैसे निकालेंगे, टोटल वेट, किसी भी चीज का एवरेज कैसे निकालेंगे, टोटल वेट जो मिल जाएगा डिवाइडेड बाय, हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय करना पड़ेगा नंबर ऑफ जर्नी से। जैसे कि देखो अगर हम लोग किसी भी चीज का एवरेज फाइंड आउट करते हैं, जैसे मान लो लास्ट 7 डेज का अगर हम लोग टेम्परेचर देखें वेदर का, ठीक है, कि काफी ठंडा पड़ रहा है, ठीक है, तो अगर हम लोग लास्ट 7 डेज का टेम्परेचर हमें दे दिया जाए, जैसे कि 10 डिग्री 12 डिग्री, ठीक है, और मान लो यहाँ पर 14 डिग्री, ऐसे करके मान लो लास्ट 7 डेज का अगर हमें टेम्परेचर दे दिया जाए और हम लोग उसको ऐड करें, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ दे देते हैं 9 डिग्री, और यहाँ दे दिया मैंने 16, 1 2 3 4 5 6 7, हाँ, तो डिवाइडेड बाय 7 करना पड़ेगा अगर मुझे एवरेज टेम्परेचर निकालना है। जो भी डेटा है डिवाइडेड बाय जितने सारे डेटा है उससे डिवाइड करने से हमें एवरेज मिल जाता है। सेम तरीके से यहाँ पर वेट को डिवाइड करना पड़ेगा, जितना बार वेट हम लोग लिख रहे हैं, तो वेट जो कैरी हो रहा है वो तो जर्नी पे डिपेंड कर रहा है, जितना बार हम लोग जा रहे हैं जर्नी कर रहे हैं उतना वेट लेके, उतना बार वेट लेके जा रहे हैं, तो इसीलिए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ जर्नी होना चाहिए। अब टोटल वेट निकालेंगे, ठीक है, तो टोटल वेट कैसे निकालेंगे, देखो टोटल वेट हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं, ये देखो यहाँ पर 6 टन लेके गया है 10 बार, तो 60 टन हो गया टोटल। देखो अगर हम लोग ए से बी का देखें तो 10 टाइम्स ऐसा है कि 6 टन लेके ट्रक जर्नी किया है, तो यहाँ पर टोटल वेट कितना हो जाएगा
10 इंटू 6, ठीक है, प्लस नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर 6 टन लेके 2 बार गया है तो 6 इंटू 2 हो जाएगा, ठीक है, 6 इंटू 2 हो जाएगा, या फिर 2 इंटू 6 लिख लो, एक ही बात है, कैसे भी लिख सकते हैं। मैंने 10 इंटू 6 लिखा है तो 2 इंटू 6 ही लिख देते। फिर उसके बाद देखो सी से बी गया है 2 बार 4 टन लेके, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू 4, ठीक है। फिर यहाँ पर प्लस कर देते हैं, ये आउटवर्ड वाला भी देख लो, रिटर्न वाला, सॉरी रिटर्न वाला 5 बार 8 टन लेके, तो 5 इंटू 8 वेट निकल जाएगा, ठीक है। अच्छा 6 टन लेके 6 टाइम्स, तो 6 इंटू 6 मतलब टोटल 36 टन हो गया। अगर कोई 6 टन लेके 6 टाइम्स जर्नी कर रहा है तो वो 36 टन लेके जर्नी किया है, और अगर कोई 6 टन लेके एक ही बार जर्नी कर रहा है तो 6 टन का जर्नी हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब वेट जो है 6 टन कैरी हो जाएगा। यहाँ पर हो गया हम लोग का 6 इंटू 1, ठीक है। और कोई अगर 0 टन लेके एक बार जर्नी कर रहा है तो यहाँ पर हो जाएगा 1 इंटू 0, ठीक है। तो टोटल वेट हम लोगों ने निकाल लिया। देखो इसका मतलब क्या हुआ, अगर कोई 6 टन लोड लेके 10 बार गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो टोटल वेट कितना लेके गया 60 टन, ठीक है, इसीलिए मल्टीप्लाई किया। वैसे ही अगर 6 टन लेके 2 बार गया, तो ये देखो 6 टन लेके एक बार गया, फिर 6 टन लेके एक बार गया, यानी कितना हो गया 6 + 6 यानी 12 टन, ठीक है। तो वैसे ही हम लोगों ने क्या किया, मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। तो वेट हम लोग का पता चल जाएगा कि टोटल वेट कितना है, और डिवाइड करना ऐसा वेट लेके वो कितने बार गया, तो उसी से हमें एवरेज पता चलेगा। अब नंबर ऑफ जर्नी मतलब यहाँ पर आउटवर्ड प्लस इनवर्ड, ठीक है, आउटवर्ड प्लस इनवर्ड जर्नी लेना पड़ेगा। अब देखो टोटल करते हैं, कितना सारा आउटवर्ड जर्नी है, 10 + 2 + 2, यहाँ पर 10 + 2 + 2 हो गया, ठीक है। ये हो गया हम लोग का आउटवर्ड जर्नी। तो 10 + 2 + 2 यानी 14, और इनवर्ड जर्नी देखो, इनवर्ड जर्नी है हम लोग का 5 + 6 + 1, और ये +1 ये दोनों मिला के हमें एक ही बार लेना पड़ेगा। समझाते हैं क्यों, पहले एक बार लिख लेते हैं, 5 + 6 + 1, यहाँ पर लिखते हैं 5 + 6 + 1, तो ये कितना हो जाएगा, हम समझा देते, वो 1 क्यों नहीं लिया, तब तक ये लिख लेते एक बार, ये कैलकुलेट कर लेते, 60 + 12 + 8 + 40 + 36 + 6 + 0, 162 टन टोटल टन इतना कैरी हुआ है। और ये हो गया 14 + 5 + 6 11, 11 + 1 12, ठीक है। तो डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 162 टन डिवाइडेड बाय 26 नंबर ऑफ जर्नी। अच्छा तो एवरेज टन हो गया 6.23, ठीक है। पहले ये समझो कि ये निकला क्या, जब हम लोग टोटल वेट से नंबर ऑफ जर्नी डिवाइड कर दिए, मतलब टोटल 162 टन कैरी हुआ है, और उसमें 26 जर्नी टोटल किया गया है, ठीक है। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि हर एक जर्नी में एवरेज 6.23 टन कैरी हुआ है, एवरेज 6.23 टन कैरी हुआ है। ये नॉर्मल जो स्टैटिस्टिक्स वगैरह में या मैथ्स में भी बोलो एवरेज करते हैं ना, वही वाला है। लेकिन इतना सारा डेटा है तो तुम लोग को लग सकता है कुछ अलग चीजें, लेकिन अलग कुछ नहीं है। जैसे मैंने नॉर्मल टेम्परेचर वाला बोला वैसे ही एवरेज किया गया है। हाँ, अब ये क्वेश्चन आता है कि हम लोग यहाँ पर जब नंबर ऑफ जर्नी दे रहे हैं, यहाँ पर मैंने सारा डेटा लिया, बट यहाँ पर 5 + 6 + 1 लिया, ये वाला 1 मैंने क्यों हटा दिया, ये देखो 10 2 2, और यहाँ लिया 5 6 1, और ये वाला क्यों नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पर देखो एक्चुअली कुछ टन कवर हुआ ही नहीं था, ठीक है। जब लोड कैरी हुआ ही नहीं है तो वेट को डिवाइड करने के लिए हम लोग ये जर्नी को काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर लोड हम लोग का 0 था, ठीक है। हम लोग तो क्यों ये वाला हम लोग क्या फाइंड आउट करना क्या चाह रहे हैं, देखो हम लोग यहाँ पर फाइंड आउट करना चाह रहे हैं कि टोटल जो वेट कैरी हुआ है कितने जर्नी के अकॉर्डिंग हुआ है। तो ये 162 टन जो है 26 जर्नी के अकॉर्डिंग हुआ है। अगर हम लोग यहाँ 1 ऐड कर देंगे 27 हो जाएगा। लेकिन ये लास्ट वाला जो जर्नी यहाँ पर दिख रहा है ना, जिसमें कोई लोड कैरी नहीं किया गया है, तो फिर ये वाला हम लोग नहीं लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये 0 हो रहा है। ये देखो यहाँ पर भी 0 आ गया था, 1 × 0। अगर हम लोग ये वाला नहीं लिखते तो भी चलेगा, ठीक है। यहाँ लिख दिए ठीक है, लेकिन अगर यहाँ +1 कर दोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि कोई लोड कैरी जब नहीं हो रहा है तो वो जर्नी हम लोग काउंट नहीं कर सकते
एवरेज करने के लिए, ठीक है। एवरेज करने के लिए हम लोग लेंगे, अगर वैल्यू होगा तभी ना लेंगे, अगर वैल्यू नहीं होगा, जैसे हमें 7 डेज का टेम्परेचर का डेटा दिया हुआ है तो हम लोग डिवाइडेड बाई 7 ही करेंगे। अगर 8 डेज वाला हमारे पास डेटा नहीं है तो हम लोग कैसे 8 से डिवाइड कर देंगे। वैसे ही यहाँ पर अगर कोई लोड कैरी हुआ ही नहीं है तो उस जर्नी को हमें वो नंबर ऑफ जर्नी एवरेज को कैलकुलेट करने के काम नहीं आएगा। इसीलिए यहाँ पर जो है वो लास्ट वाला जर्नी का हम लोगों ने काउंट नहीं लिया, नंबर ऑफ जर्नी 1 यहाँ पर काउंट हम लोगों ने नहीं किया। तो ये क्या निकल के आ गया, ये हो गया एवरेज जर्नी, एवरेज टन जो कि जर्नी के टाइम पे कैरी किया गया है। वैसे इंडिविजुअली देखे तो 6 टन 6 टन 4 टन 8 टन 6 टन और 1 टन कैरी हुआ है, लेकिन एवरेज बोले तो 6.23 टन, अप्रोक्सीमेटली 6.23 टन जो है कैरी हुआ है, ठीक है। अब ये तो हम लोग का निकल गया एवरेज। अब क्या करना होता है, देखो एवरेज टन के साथ एवरेज वेट यानी जो टन में है उसके साथ डिस्टेंस को मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तब निकल के आएगा कॉमर्शियल टन किलोमीटर, ठीक है। अभी तक कैलकुलेट कंप्लीट नहीं हुआ है, अब यहाँ पर हम लोग कैलकुलेट करेंगे कॉमर्शियल टन, कॉमर्शियल टन किलोमीटर इक्वल टू यहाँ पर 6.23 टन इनटू जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस हम लोग का कितना है यहाँ पर 7200 किलोमीटर इक्वल टू 7200 इंटू 6.23, तो ये हो गया 44,856, 44,856 टन किलोमीटर, ठीक है। ये आंसर आ गया टन किलोमीटर, ये कॉमर्शियल टन किलोमीटर निकल के आ गया। लेकिन इसमें भी हमें कॉस्ट पर कॉमर्शियल टन किलोमीटर निकालना पड़ेगा, ये देखो यहाँ पर दिया हुआ कॉमर्शियल टन किलोमीटर, ठीक है, कॉस्ट पर कॉमर्शियल टन किलोमीटर। तो ये कैलकुलेट करते हैं, कॉस्ट पर कॉमर्शियल टन किलोमीटर। तो कॉस्ट तो हम लोग का वही है जो पहले था, 3,42,000, 3,42,000 डिवाइडेड बाय 44,856, 44,856 टन किलोमीटर। 3,42,000 divided by 44,856, 7.62 rupees, 7.62 टन किलोमीटर। यानी अगर कॉमर्शियल टन के अकॉर्डिंग हम लोग कैलकुलेशन करें तो हमारा 1 किलोमीटर 1 टन लेके जाने का कॉस्ट आता है 7.62, और यहाँ पर देखो 1 किलोमीटर 1 टन लेके जाने का आता है 7.65, थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। तो आ सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो भी आंसर आएगा वही, दोनों में थोड़ा तो डिफरेंस होता ही है क्योंकि दोनों का प्रोसेस अलग है। एक में हम लोग एवरेज टन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक में हम लोग एग्जैक्ट टन से कर रहे हैं, तभी तो उसे एब्सोल्यूट बोला जाता है, ठीक है। तो ये वाला कंप्लीट हो गया, जो क्वेश्चन हम लोग का आधा कंप्लीट हुआ था लास्ट क्लास में, ये वाला, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं इलास्ट्रेशन 6, यहाँ पर टॉपिक चेंज हो जाएगा। अभी तक हम लोग जो है ट्रांसपोर्टेशन रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे थे, ये जो है होटल का क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। मतलब होटल सर्विस प्रोवाइड होने पे कैसा क्या होता है वो दिख रहा है। यहाँ पर देखो बोल रहा है एक कंपनी runs a holiday home. For this purpose, it has hired a building at a rent of 10,000 per month along with 5% of total takings. क्या बोल रहा है, देखो एक कंपनी है जो हॉलीडे होम चलाता है, ठीक है, और इसके लिए इन्होंने क्या किया, एक बिल्डिंग भाड़े पे ले लिया है, ठीक है। मतलब रूम चाहिए ना, तो रूम के लिए बिल्डिंग पूरा जो है भाड़े पे ले लिया। भाड़ा क्या है 10,000 पर मंथ करके, along with 5% ऑफ टोटल टेकिंग्स। मतलब रेंट कितना देना है, रेंट 10,000 तो देना ही है, ठीक है, 10,000 रेंट देना ही पड़ेगा पर मंथ, जिनसे भी रेंट लिया गया है, प्लस जो भी सेल होगा उसका 5% भी देना पड़ेगा उनको। तो टेकिंग्स का मतलब यहाँ पर सेल होता है, ठीक है।
टेकिंग्स का मतलब यहाँ पर सेल होता है, तो 5% ऑफ टोटल टेकिंग्स ये भी देना पड़ेगा, ठीक है, 5% ऑफ टोटल टेकिंग्स भी देना पड़ेगा। अच्छा, मतलब जिनसे कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उनसे यही डील हुआ है कि रेंट तो मुझे 10,000 पर मंथ दोगे ही दोगे, साथ ही साथ तुम्हारा जो भी सेल होगा, किसको बोला जा रहा है, जो हॉलीडे कंपनी ने रेंट लिया है उनको बोला जा रहा है, साथ ही साथ जो भी सेल होगा उसका 5% भी मुझे देना है, ठीक है। तो इसका मतलब इनको ये हॉलीडे होम रन करवाने का खर्चा क्या आएगा, एक तो 10,000 पर मंथ आएगा रेंट का खर्चा, साथ ही साथ जो इनका सेल होगा उसका 5% देना पड़ेगा, मतलब कमीशन की तरह बोल सकते हो, ठीक है। इट हैज 3 टाइप्स ऑफ सूट्स फॉर इट्स कस्टमर, सिंगल रूम, डबल रूम, ट्रिपल रूम। तो इनके पास किस तरीके का फैसिलिटी अवेलेबल है, सिंगल रूम अवेलेबल है, डबल रूम अवेलेबल है और ट्रिपल रूम अवेलेबल है। अच्छा, अब देखो सिंगल रूम कितने सारे हैं 100, डबल रूम कितने सारे हैं 50, ट्रिपल रूम कितने सारे हैं 30। अच्छा, ऑक्यूपेंसी, ऑक्यूपेंसी का मतलब एक जो है एस्टिमेशन से बताया गया है कि सिंगल रूम कितना जो है भर्ती रहता है, ठीक है, बोल रहा है कि 100% ऑक्युपाइड रहता है, डबल रूम 80% ऑक्युपाइड रहता है, ट्रिपल रूम 60% ऑक्युपाइड रहता है। इसका मतलब क्या ऑक्युपाइड रहता है, मतलब है 100 सिंगल रूम है, मतलब सबसे ज्यादा कस्टमर जो है सिंगल रूम का ही डिमांड करते हैं, इसीलिए सिंगल रूम जो है 100 का 100 ही फिलअप रहता है, मतलब 100 का 100 ही बुक हो जाता है, ठीक है। जबकि डबल रूम जो है 80% बुक होता है, यानी 40 रूम बुक होता है। कैसे, 50 का 80% करके देख लो, यानी कितना हो जाएगा 40, ठीक है, 40 रूम बुक होता है। और जो ट्रिपल रूम है वो सबसे कम जो है बुकिंग होता है, यानी कि ये कितना हो जाएगा 18 रूम जो है बुक होता है, बाकी नहीं होता है, ठीक है। ये बताया गया है, ये सिस्टम इनका चलता है, यानी सबसे ज्यादा सेल इनका सिंगल रूम का होता है। फिर क्या बोल रहा है, द रेंट ऑफ डबल रूम सूट इज टू बी फिक्स्ड एट 2.5 टाइम्स ऑफ सिंगल रूम सूट। बोल रहा है कि डबल रूम का जो रेंट है, ठीक है, वो 2.5 टाइम्स ऑफ सिंगल रूम है। मतलब अगर सिंगल रूम का रेंट सपोज कि x रुपीस है, ठीक है, तो डबल रूम का है 2.5 इंटू एक्स, ऑब्वियसली डबल रूम का रेंट ज्यादा होगा, सिंगल रूम से डबल रूम का रेंट ज्यादा होगा। तो बोल रहा है कि सिंगल रूम का अगर भाड़ा x रुपीस है तो डबल रूम का 2.5 इंटू एक्स हो जाएगा। ये यहाँ से जो बताए वही हम बोल रहे हैं, ठीक है। एंड दैट ऑफ ट्रिपल रूम सूट एज ट्वाइस ऑफ डबल रूम, जो ट्रिपल रूम का भाड़ा है वो डबल रूम का ट्वाइस है, यानी डबल है। तो डबल रूम का कितना है 2.5 इंटू एक्स, इसका डबल जो है वो ट्रिपल रूम का है। मतलब अगर इसको हम डिजिट में बताएं तो देखो, अगर सिंगल रूम का रेंट सपोज कि 1,000 रुपया है, ठीक है, तो डबल रूम का हो जाएगा 2.5 इंटू 1,000, यानी कितना होगा देखो 2.5 इंटू 1,000, तो ये हो जाएगा 2,500 रुपए, ठीक है। और जो ट्रिपल रूम है वो हो जाएगा 2,500 इंटू 2, यानी 5,000, ठीक है, 5,000 रुपीज, ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, ठीक है। तो ये सिस्टम है, लेकिन हम लोग तो अपने मन से 1,000 नहीं ले सकते। हाँ, क्वेश्चन करने के लिए एक्स ऑब्वियसली यूज कर सकते हैं, बाद में एक्स का वैल्यू निकाल लेंगे, 1,000 नहीं ले सकते, हम जस्ट समझाने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये कंडीशन है इनके रूम के रेंट का। अच्छा, फिर नेक्स्ट क्या बोला है, द अदर एक्सपेंसेस फॉर द ईयर 2020-21 आर एज फॉलोज। 2021 का एक्सपेंसेस बताया है, देखो स्टाफ का सैलरी है, स्टाफ सैलरी पे ये पूरे ईयर का बताया है। देखो डेटा क्या दिया है, ईयरली एक्सपेंसेस डेटा दे दिया है, 2021 का एक्सपेंसेस का डेटा दिया है, स्टाफ सैलरी इतना, रूम अटेंडेंट्स वेजेस इतना, लाइटिंग हीटिंग एंड पावर ये है 2,15,000 ईयरली एक्सपेंसेस है सारा। उसके बाद यहाँ पर रिपेयर्स रेनोवेशन 1,23,500, लॉन्ड्री चार्जेस 80,500, इंटीरियर डेकोरेशन 74,000, सन्ड्रीज 1,53,000, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, प्रोवाइडेड प्रॉफिट 20% ऑन टोटल टेकिंग एंड एज्यूम 360 डेज इन अ ईयर। हमें क्या बोला गया है कि प्रॉफिट ये लोग कैसे अर्न करते हैं, टोटल टेकिंग्स पे 20%। अब टेकिंग्स का मतलब हम बार बार बोल रहे हैं, यहाँ पर टेकिंग्स लैंग्वेज यूज होता है, ये सेल को ही बता रहा है, ठीक है। जो भी सेल होगा उस पे 20% ये प्रॉफिट कमाते हैं। और बोला है कि 1 ईयर का मतलब 360 डेज मानो, क्योंकि नॉर्मली हम लोग तो 365 मानते हैं ना। अगर हमें क्वेश्चन में मान लो कि कुछ डेज का यूज करना होगा, ईयरली डेटा है, तो हम लोग अपने मन से 365 भी यूज करेंगे, क्योंकि 1 ईयर में 365 डेज होता है। बट क्वेश्चन बोल दिया है 360 डेज ही यूज करो, तो वही यूज करेंगे, ठीक है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट करने, क्या बोला है, द रेंट टू बी चार्ज फ्रॉम ईच टाइप ऑफ सूट। मतलब वही कि जो रूम है
सिंगल रूम, डबल रूम, ट्रिपल रूम, उसका रेंट क्या होगा, मतलब कस्टमर से चार्ज क्या करेंगे, यानी जो हम एक्स मान रहे थे ना वही वाला रेंट हमें फाइंड आउट करना है कि रेंट कितना हमें लेना पड़ेगा। ठीक है, तो कैसे करके कैलकुलेट करेंगे कि हमें रेंट कितना लेना पड़ेगा। तो ठीक है, देखो कैसे करके कैलकुलेट होगा। सबसे पहले तो हम लोग रेंट को जो है एजम्पशन ले लेंगे, जैसे कि मैंने तुम लोग को बताया कि जो हमें इंफॉर्मेशन दिया गया है उसके हिसाब से सिंगल रूम का रेंट अगर x होता है, डबल रूम का 2.5x होगा, ट्रिपल रूम का हो जाएगा 2.5x का डबल। ये मैंने एक रूम का बताया, ठीक है, एक एक रूम का बताया, एक सिंगल रूम, एक डबल रूम, एक ट्रिपल रूम। ठीक है, लेकिन हम लोगों के पास कितने सारे रूम अवेलेबल है, हम लोग के पास रूम अवेलेबल है 100 सिंगल रूम, जो कि 100% ऑक्यूपाइड है। ठीक है, तो देखो हम लोगों को ना पूछा है कि रेंट बताओ एक एक रूम का। बेसिकली रेंट बताने का मतलब है हमें सेल वैल्यू बताना है, मतलब जब भी होटल वाला या फिर जो हॉलीडे होम बोलता है जो भी हो, तो वो जब अपना रेंट बताता है तो वो अपना कॉस्ट प्लस प्रॉफिट ऐड करके ही तो बताता है। सोचो कोई अपना जब रेंट बता रहा है का, तो वो कॉस्ट और प्रॉफिट को ऐड करके ही तो बता रहा है। गुड इवनिंग होगी जी। गुड इवनिंग मैम। अच्छा देखो, वो हम लोग को रूम और जो है कहाँ चला गया पॉइंट मेरा, ये रहा। हाँ देखो, जब भी कोई हमें अपना रूम का रेंट बताता है, देखो तुम लोग भी कहीं कभी घूमने जाते हो और अगर मान लो रेंट में रूम जो ले रहे हो या होटल में रह रहे हो, तो होटल का जो रेंट बताता है तो वो कैसे बताता है, अपना कॉस्ट प्लस उसमें प्रॉफिट ऐड करके बता देता है। ठीक है, तो इसका मतलब जब हम लोग रेंट फाइंड आउट कर रहे हैं तो इसका मतलब हम लोग कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, मतलब एक्स का वैल्यू जो है वो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट मिला के ही हो रहा है। ठीक है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट मिला के ही हो रहा है। तो हम लोग अगर ये जो एक एक रूम का रेंट है उसके साथ जितने सारे रूम रेंट है, ये तो मैंने एक रूम का रेंट बताया 2.5x, एक रूम का रेंट बताया 2.5x इंटू 2, ये भी मैंने एक रूम का रेंट बताया। लेकिन एक रूम तो सेल नहीं होता है, रूम कितने सारे सेल होते हैं मतलब रेंट पे लग जाते हैं, वो हमें बता दिया है कि 100 का 100 सिंगल रूम रेंट पे चला जाता है, 50 में से 80% डबल रूम रेंट पे चला जाता है, 30 में से 60% ट्रिपल रूम रेंट पे चला जाता है। तो इससे हमें ये पता चल जाएगा कि हमें रूम रेंट से कितना कलेक्शन होता है। ठीक है, रूम रेंट से कितना कलेक्शन होता है, मतलब हम लोग क्या डेटा लिख सकते हैं, ये देखो यहाँ लिखने से समझ में आएगा। इलास्ट्रेशन 6, यहाँ पर लेट रूम रेंट फॉर ए सिंगल रूम फॉर 1 डे इज ₹X। ठीक है, ये एक दिन का होगा, देखो ये एक ही दिन का होगा ना। द रेंट ऑफ डबल रूम शुड टू बी फिक्स्ड 2.5 टाइम्स ऑफ सिंगल रूम एंड दैट ऑफ ट्रिपल रूम ट्वाइस ऑफ द डबल रूम। ठीक है, ये जो हमें डेटा दे दिया है, तो ये जो रेंट लिख रहा है ये एक रूम का एक दिन का है, तो मैंने वही लिखा कि हम लोग मान लेते हैं, ठीक है, फॉर एजम्पशन की हम लोग का रूम रेंट सिंगल रूम का एक दिन का है ₹X। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं रूम रेंट फॉर ए सिंगल रूम, एक सिंगल रूम का फॉर 1 डे इज ₹X। ठीक है, तो देन रेंट फॉर ए डबल रूम फॉर 1 डे, एक दिन का कितना होगा, कितना होगा, यहाँ पर देखो क्या बोला, रेंट ऑफ डबल रूम इज टू बी फिक्स्ड एट 2.5 टाइम्स ऑफ सिंगल रूम, 2.5 टाइम्स ऑफ सिंगल रूम, सिंगल रूम का 2.5 टाइम्स। तो सिंगल रूम का अगर x है तो इसका 2.5 हो जाएगा, 2.5 टाइम्स, टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई कर लो, तो यहाँ पर हो गया 2.5x, ₹2.5x। ठीक है, फिर हम लोग और एक टाइप का रूम का रेंट लिखेंगे, देन रेंट फॉर ए ट्रिपल रूम फॉर 1 डे इज, ठीक है, कितना हो जाएगा, ट्रिपल रूम का क्या बताया, देखो ट्रिपल रूम का जो रेंट है ना, ये देखो ट्वाइस ऑफ द डबल रूम। ठीक है, डबल रूम का 2 गुना भाड़ा है, डबल रूम का 2 गुना भाड़ा है, तो डबल रूम का भाड़ा कितना है 2.5x, इसका 2 गुना, ट्वाइस यानी 2 गुना,
तो इंटू 2, तो 2.5 इंटू 2 करने से आ जाएगा 50, नहीं 5 आएगा शायद, हाँ 5 आ रहा है, तो ₹5x। ठीक है, तो ये हम लोग का फाइंड आउट हो गया कि सिंगल रूम का एक दिन का रेंट, डबल रूम का एक दिन का रेंट, ट्रिपल रूम का एक दिन का रेंट। ठीक है, ये हम लोग का एक दिन का एक रूम का रेंट निकला, टाइप्स ऑफ रूम अलग अलग है। अब हम लोग ये फाइंड आउट करेंगे कि हम लोग का तो कोई एक रूम रेंट पे नहीं लगता है, सिंगल रूम 100 का 100 ही रेंट पे लग जाता है, डबल रूम 50 का 80% रेंट पे लगता है, ट्रिपल रूम जो है वो 60% रेंट पे लगता है। तो हम लोग का टोटल कितना रेंट कलेक्शन होता है वो हम लोग लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं टोटल रेंट पर डे, एक दिन में कितना टोटल रेंट आता है। तो यहाँ पर लिखेंगे सिंगल रूम से कितना आता होगा। ये देखो सिंगल रूम से, यहाँ पर देखो एक सिंगल रूम से आता है कितना, एक सिंगल रूम से आता है हम लोग का एक्स रुपीस एक दिन का। ठीक है, तो फिर एक सिंगल रूम से आता है एक्स रुपीस, तो 100 सिंगल रूम से कितना आएगा, जो कि 100% ही ऑक्युपाई है, इंटू 100%। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा हम लोग का 100x रुपीस। ठीक है, ये रुपीस कैसे हुआ हम समझा देते हैं। देखो 100 क्या है, नंबर ऑफ रूम्स। ठीक है, और 100% क्या है, ऑक्युपाइड। ठीक है, मतलब सभी रूम में लोग रहते हैं, मतलब पूरा भर जाता है, यानी 100 रूम भी हमारा रेंट पे लग जाएगा। ठीक है, तो रोज अगर 100 रूम का 100 रूम रेंट पे लग जाता है, एक रूम से रेंट आता है एक्स रुपीस, तो 100 रूम से कितना आएगा, 100x रुपीस, मतलब पूरे एक दिन में सिंगल रूम से 100x रुपीस आ जाता है इनका। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि जो डबल रूम है उससे कितना रेंट आता है। डबल रूम, देखो डबल रूम से कितना रेंट आता है, डबल रूम का रेंट है 2.5x। ठीक है, 2.5x रेंट है एक रूम का। ठीक है, इनके पास कितने सारे डबल रूम है, 50 डबल रूम है, तो इनको रेंट कितना मिलना चाहिए, 2.5 इंटू 50। लेकिन 50 रूम ना पूरा ऑक्युपाई नहीं रहता है, डबल रूम सिर्फ 80% ऑक्युपाई रहता है, तो इंटू 80% करेंगे। तो 80% करने से क्या मिलेगा, देखो पहले कंसेप्ट समझ लो, 50 रूम है उसमें से 80% ऑक्युपाइड होता है, मतलब 20% नहीं होता, यानी 40 रूम ऑक्युपाइड रहता है। ठीक है, 40 रूम, इसको मल्टीप्लाई करने से 40 रूम ऑक्युपाइड है तो 40 रूम का ही रेंट मिलेगा। एक रूम का रेंट अगर 2.5x है तो 40 रूम का हो जाएगा 40 इंटू 2.5x। लेकिन ये सारी चीजों को ना अलग अलग लिखने का जरूरत नहीं होता है, वो तो काफी टाइम लगेगा एक क्वेश्चन करने में, फिर 1 घंटा से भी ज्यादा लग जाएगा। ठीक है, अभी टाइम लग सकता है, हम समझा रहे हैं, एग्जाम में तुम लोग के प्रैक्टिस के बाद इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। तो ये हम अलग से फिर से समझा रहे ताकि ये तीनों चीज क्यों मल्टीप्लाई हुआ तुम लोग के दिमाग में चला जाए, लेकिन एग्जाम में तुम लोग एक ही साथ लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 40 रूम एक्चुअली ऑक्युपाई होगा, तो 2.5x के अकॉर्डिंग हमें कितना रेंट कलेक्ट हो जाएगा, तो 40 इंटू 2.5, तो ये आंसर आ गया 100x, ये भी 100x आ रहा है, ये देखो 100x। अच्छा, फिर नेक्स्ट लिखेंगे ट्रिपल रूम। अब देखो ट्रिपल रूम का रेंट कितना है, ट्रिपल रूम का एक रूम का एक दिन का रेंट है 5x। ठीक है, ये एक रूम का है, इनके पास ट्रिपल रूम कितने सारे हैं, 30 ट्रिपल रूम है, तो 30 ट्रिपल रूम से इन्हें इनकम होना चाहिए, बट ये 60% ही ऑक्युपाइड होता है, मतलब 60% ही लोग ये ऑक्युपाइड करते हैं, मतलब फिलअप 60% होता है। फिर से समझ लो, 30 रूम है जिसमें से अगर 60% ऑक्युपाइड है, तो इसका मतलब 18 रूम ऑक्युपाइड है, तो जो ऑक्युपाइड होगा उसी का रेंट मिलेगा। 18 रूम का कितना भाड़ा होगा, एक रूम का 5x है, तो 18 रूम का 18 इंटू 5x हो जाएगा, तो यहाँ पर 18 इंटू 5, तो ये हो गया 90 रुपीज। ठीक है, तो 90x, तो ये सब रुपीज क्यों आया समझ में आ गया। ये जब हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये हमें क्या दे रहा है, नंबर ऑफ रूम, ये डेटा हमें क्या दे रहा है, नंबर ऑफ रूम। ये देखो ये वाला डेटा, ये जो डेटा है ये हमें नंबर ऑफ रूम दे रहा है, ये है रेंट पर रूम पर डे। ठीक है, इनटू नंबर ऑफ रूम करने से टोटल रेंट निकल के आएगा, तो ये रुपीज निकल के आ रहा है, इसीलिए ये आंसर रुपीज में आ रहा है। ठीक है, ये मत सोचो कि ये नंबर ऑफ रूम और ऐसा है तो फिर रुपीज कैसे हो रहा है, क्योंकि अगर एक रूम का एक दिन का भाड़ा x रुपीज है, तो 100 रूम का एक दिन का भाड़ा इतना हो जाएगा, तो ये रुपीज में आंसर आ जाएगा। और
कॉस्ट में क्या होता है ना, हमें ये सब लिखना जरूरी होता है। जैसे अकाउंट्स में अगर रुपीस थोड़ा भी इधर उधर होगा तो चलता है, लेकिन कॉस्ट में हमें ये लिखना काफी जरूरी है। अगर हम लोग नहीं लिखेंगे ना, जो भी यूनिट्स होता है, तो उसमें हमारा मार्क्स जो है कट जाता है। तो यहाँ पर तुम लोग चाहो तो लिख सकते हो रूम रेंट। ये कैसे कैलकुलेट हुआ है, यहाँ पर ऐसे कैलकुलेट हुआ है। रूम इसके यहाँ पर लिख रहे हैं, ठीक है, टोटल रेंट पर डे, तो रूम रेंट पर डे इंटू नंबर ऑफ रूम ऑक्युपाइड, उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर कैलकुलेशन कर लिया है, ठीक है। तो ये हम लोग का क्या कैलकुलेशन हो गया कि हम लोग का पूरे एक दिन में कितना रेंट कलेक्शन हो जाता है। अब इसको ऐड भी कर लेते हैं, 100 + 100 200 290 एक्स रुपीस का हम लोग का टोटल कलेक्शन हो जाता है एक दिन का। एक दिन का टोटल ये कलेक्शन है। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि इस पूरे हॉलीडे होम को चलाने का क्या एक्सपेंस है पूरे ईयर का। बट ये डेटा ना हम लोग का एक दिन का आया है, जबकि हमें एक्सपेंसेस दे रखा है पूरे 1 ईयर का कि क्या क्या खर्चा है। स्टाफ सैलरी, रूम अटेंडेंस, वेजेस, ठीक है, लाइटिंग, हीटिंग, पावर, ये सब दे रखा है, ये सब खर्चा दे रखा है, ठीक है। तो हम लोग लिखते हैं कि टोटल कितना खर्चा आता है हॉलीडे होम को चलाने का। तो यहाँ पर लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ टोटल कॉस्ट, ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ टोटल कॉस्ट। तो यहाँ पर पर्टिकुलर्स और रुपीस पीछे ही करते, जगह तो है, पर्टिकुलर्स और रुपीस। अच्छा, जैसे कि मैंने बोला था कि नॉर्मली हम लोग इसको, इस खर्चे को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है स्टैंडिंग, स्टैंडिंग यानी जो फिक्स्ड एक्सपेंसेस होता है, एक मेंटेनेंस और एक रनिंग, रनिंग यानी जो वेरिएबल होगा। तो यहाँ पर अगर क्या होता है ना, जो ट्रांसपोर्टेशन का क्वेश्चन है उसमें खर्चे को 3 पार्ट में डिवाइड करके दिखाना मैंडेटरी होता है। इसमें अगर हम लोग नहीं भी दिखाएंगे तो भी चलेगा, तो इसमें इग्नोर कर सकते हो, ठीक है। मतलब जैसा पैटर्न है वही हम बोल रहे हैं। जब हम लोग ट्रांसपोर्ट रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे ना जो भी, उसमें हमें खर्चे को फिक्स्ड, वेरिएबल और मेंटेनेंस, मतलब स्टैंडिंग, मेंटेनेंस और रनिंग में दिखाना जरूरी है। बाकी जैसे होटल वाला क्वेश्चन हो गया, हॉस्पिटल्स रिलेटेड क्वेश्चन हो गया, उसमें अगर नहीं भी दिखाओगे तो भी चलेगा और दिखाते हो तो भी चलेगा। तो देखो, अगर हम लोग दिखाते भी है तो स्टाफ सैलरी हम लोग का फिक्स्ड खर्चा होगा। क्यों होगा? क्योंकि जब हम लोग सैलरी दे रहे हैं, देखो ये सब कॉमर्शियल काम है, ठीक है, कोई होटल का बिजनेस कर रहा है तो कॉमर्शियल काम है, तो सैलरी तो देखो ये फिक्स्ड है। मतलब होटल में कस्टमर आए या ना आए उससे हमें कोई लेना देना नहीं। फिक्स खर्चे का हम लोग यहाँ पर कैसे आइडेंटिफिकेशन करेंगे कि मेरा होटल में कस्टमर आए या ना आए, मुझे अगर मेरा एक्सपेंसेस पे करते जाना ही है तो वो मेरा फिक्स्ड खर्चा होगा, तो स्टाफ सैलरी फिक्स्ड हो जाएगा। रूम अटेंडेंस वेजेस, ठीक है, अगर रूम अटेंडेंस वेजेस मतलब ये क्या हो गया, जो रूम अटेंड कर रहा है, मतलब एक एक रूम को देखने के लिए एक एक पर्सन को फिक्स कर दिया जाता है, जो कि उस रूम का जो भी नीड होता है पर्सन का वो देखते हैं। तो रूम अटेंडेंस वेजेस, तो तुम लोग को ऐसा लग रहा होगा कि अगर कोई रहेगा ही नहीं रूम में तो फिर अटेंड नहीं करना पड़ेगा तो वेजेस नहीं देना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। देखो उनका ना एक फिक्स्ड ही होता है, नाम भले ही वेजेस हो, कॉमर्शियल काम है तो लोगों को रखना ही पड़ेगा। कब कौन आ जाए गेस्ट, मतलब कब कौन आ जाए होटल में वो किसको पता है, तो अवेलेबल तो अटेंडेंट को रखना ही पड़ेगा। और जब कोई रूम में रहेगा तो वो जाके अपना काम करेगा, उसको वेजेस तो देना ही है। तो ये भी हम लोग का ना फिक्स्ड होगा, ये वेरिएबल नहीं है। हाँ, लेकिन ऑब्वियसली ये बात है कि अगर होटल में कोई रहेगा ही नहीं तो उनको सर्विस नहीं देना पड़ेगा रूम अटेंडेंस का। लेकिन एक बात सोच के देखो, क्या उसके लिए होटल मालिक का खर्चा बंद रहेगा? नहीं, उनको तो इनको पेमेंट करते जाना ही है, क्योंकि कब कौन आ जाए किसको पता। तो ये फिक्स्ड खर्चा है। ये ऐसा नहीं है कि होटल में कोई है तो ही रूम अटेंडेंस को वेजेस मिलेगा और होटल में कस्टमर नहीं है तो उनको नहीं मिलेगा, ऐसा लेकिन नहीं होगा, ठीक है। लाइटिंग, हीटिंग एंड पावर, तो लाइटिंग, हीटिंग, पावर सारा चीज दे दिया है, ठीक है। तो देखो अगर कस्टमर नहीं है तो होटल के पर्टिकुलर रूम में लाइट नहीं जलेगा, ऐसा हो सकता है, लेकिन बाकी जगह पे तो लाइटिंग, हीटिंग, पावर का यूज हो ही सकता है। पर्टिकुलर कुछ रूम में हो सकता है कि लाइट ना जले, तो ये भी क्या हो जाएगा, फिक्स्ड खर्चा हो जाएगा। इसको भी अगर हम लोग फिक्स्ड वेरिएबल में लिखना चाहे तो ये फिक्स्ड होना चाहिए।
अच्छा, फिर उसके बाद देखो यहाँ पर बोल रहा है रिपेयर्स एंड रिनोवेशंस। रिपेयर्स एंड रिनोवेशंस को हम लोग मेंटेनेंस में दे सकते हैं, लॉन्ड्री चार्जेस वेरिएबल में दे सकते हैं। वो तो डिपेंड करता है कितने कस्टमर है होटल में, उनका जो लॉन्ड्री चार्जेस आएगा। अगर ज्यादा कस्टमर होंगे तो लॉन्ड्री चार्जेस ज्यादा होगा, कम होंगे तो कम। इंटीरियर डेकोरेशन फिक्स्ड है, वो कस्टमर से कोई लेना देना नहीं है, इंटीरियर डेकोरेशन हम लोग अपने हिसाब से करवाएंगे, ठीक है। सन्ड्रीज जो है कुछ नहीं बोला है, तो इसको फिक्स्ड में भी दे सकते हो, वेरिएबल में भी दे सकते हो। ये कंफ्यूजन ही रह जाएगा क्योंकि सन्ड्रीज बोला है ना, बोला नहीं किस तरीके का खर्चा है। लेकिन हम ये रिकमेंड करेंगे कि जब हमें इसमें लिखना मैंडेटरी नहीं है तो तुम लोग इसमें फिक्स्ड वेरिएबल के चक्कर में मत जाओ, इसको हम लोग नॉर्मली लिख देंगे। जब ट्रांसपोर्टेशन वाला जो भी क्वेश्चन आता है उसमें तुम लोग को फिक्स्ड वेरिएबल पार्ट पार्ट करके लिखना पड़ेगा, तो इसको हम नॉर्मली लिख देते हैं। सबसे पहला खर्चा है स्टाफ सैलरी। स्टाफ सैलरी, ठीक है, स्टाफ सैलरी है 14,25,000, ये पूरा ईयरली बता रहा है, ठीक है, 14,25,000। उसके बाद है रूम अटेंडेंट वेजेस। रूम अटेंडेंट्स वेजेस है 4,50,000। रूम अटेंडेंट्स वेजेस 4,50,000। अच्छा, इसके बाद देखो लाइटिंग हीटिंग पावर। लाइटिंग हीटिंग पावर 2,15,000, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं रिपेयर्स एंड रेनोवेशन। repairs and renovation. Repairs and renovation 123,500. 123,500. Laundry charges 80,500. Interior decoration 74,000. 74,000. Sundries 1,53,000. Sundries 1,53,000। अच्छा, और भी कुछ खर्चा है इस हॉलीडे होम को चलाने का। क्या था, इन्होंने हॉलीडे होम चलाने के लिए एक बिल्डिंग को रेंट पे लिया था, तो इनको 10,000 पर मंथ रेंट देना था, तो रेंट का एक्सपेंसेस भी आ जाएगा। अगर फिक्स्ड वेरिएबल करके लिखोगे तो रेंट हमारा फिक्स्ड में आएगा। अब ये सारा डेटा हम लोग का ईयरली है, तो 10,000 पर मंथ बोला है, इंटू 12 करके हमें लिखना पड़ेगा, क्योंकि ईयरली डेटा ही लिखना पड़ेगा ना। ईयरली के साथ तो हम लोग मंथली ऐड नहीं कर सकते, अगर ये सब ईयरली डेटा है तो उसके साथ मंथली कैसे ऐड कर देंगे। साथ ही साथ और एक एक्सपेंसेस भी था, जिनसे ये हॉलीडे होम के लिए बिल्डिंग भाड़े पे लिया गया था, उन्होंने ये बोला था कि 10,000 पर मंथ रेंट दे दो, साथ ही साथ जो भी सेल आपका होगा उसका 5% मुझे देना पड़ेगा। ये किसने बोला था, जिसका बिल्डिंग है उसने बोला था, तो वो भी एक एक्सपेंस हो गया, मतलब कमीशन की तरह हो रहा है। तो यहाँ पर ऐड करेंगे 5% ऑफ टोटल टेकिंग्स। इसका हम लोग वर्किंग नोट बना के कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि इसका हमें नहीं पता कितना आंसर होगा, ठीक है। अब ये सारी चीजों को टोटल करने से हमें ये पता चल जाएगा टोटल कॉस्ट फॉर ए ईयर, एक साल में हॉलीडे होम को चलाने का कितना खर्चा आ जाता है, ये हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब ये फाइंड आउट करने के लिए जो वर्किंग नोट नंबर हम लोग 1 बनाएंगे, वो कैसे फाइंड आउट होगा, देखो हम लोग को बोला गया है कि 5% ऑफ टोटल टेकिंग्स लेना पड़ेगा। अब टेकिंग्स का मतलब क्या है, मैंने पहले भी बोला, फिर से बोल रहे, सेल, ठीक है, सेल। अब किसी भी चीज का सेल में 2 एलिमेंट इंक्लूड होता है, ये देखो टोटल टेकिंग्स मतलब क्या होगा, टोटल टेकिंग्स मतलब टोटल सेल्स, ठीक है। समझने के लिए सेल्स लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। सेल्स का मतलब होता है टोटल कॉस्ट प्लस टोटल प्रॉफिट, ठीक है। टोटल टेकिंग्स मतलब टोटल कॉस्ट प्लस टोटल प्रॉफिट, या फिर कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। सेल का मतलब हमेशा वही होगा ना, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। जैसे मैंने
एक पेन 10 रुपए का खरीदा और 2 रुपए प्रॉफिट लगा के उसे 12 रुपए में बेच दिया, तो दैट इज सेल, और ये कॉस्ट, और ये हम लोग का क्या है, प्रॉफिट। कॉस्ट का मतलब हमारे पॉकेट से जो हमें एक्सपेंस करना पड़ता है अर्निंग करने के लिए। अगर हम ये 10 रुपीज खर्चा नहीं करते तो हम 12 रुपए भी नहीं अर्न कर पाते, ठीक है। तो अगर हम जो खर्चा कर रहे हैं आउट ऑफ पॉकेट जो मेरा जा रहा है वही मेरा कॉस्ट हो रहा है, जो एक्सपेंस हो रहा है, ठीक है। तो ये हम लोग का यहाँ पर टोटल टेकिंग्स निकालने के लिए हम लोग लिखेंगे टोटल कॉस्ट प्लस टोटल प्रॉफिट, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर टेकिंग्स को मान लेते हैं कि टेकिंग्स हम लोग का कितना है, यहाँ पर इसको हम टोटल टेकिंग्स ही लिखते जाते हैं, चलो कोई बात नहीं, टोटल टेकिंग्स ये लिख दिया। टोटल टेकिंग्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल कॉस्ट प्लस टोटल प्रॉफिट। अच्छा, टोटल कॉस्ट कितना है, ये सब हम लोग का कॉस्ट है, ये सब ऐड करने से मुझे टोटल कॉस्ट मिल जाएगा। तो हम एक बार ऐड कर लेते हैं टोटल कॉस्ट, ठीक है। 14,25,000 प्लस 4,50,000 प्लस 2,15,000 प्लस 123,500 प्लस 80,500 प्लस 74,000 प्लस 1,53,000 प्लस 1,20,000, ठीक है। तो ये हो गया 26,41,000। टोटल कॉस्ट में हम लोग का कितना आंसर आ रहा है, टोटल कॉस्ट में आंसर आ रहा है हम लोग का 26,41,000, लेकिन उसमें एक कॉस्ट हम लोग का मिसिंग है, ये वाला, ठीक है। ये तो मैंने इंक्लूड नहीं किया ना, टोटल कॉस्ट में ये पॉइंट मिसिंग है, दैट इज 5% ऑफ टोटल टेकिंग्स, मतलब कमीशन, ठीक है। ये इन्होंने क्या बोला, जिन्होंने अपना बिल्डिंग भाड़े पे लगा दिया हॉलीडे होम वाले को, उन्होंने बोला कि 10,000 पर मंथ तो दे दो, उसके साथ साथ 5% ऑफ टोटल टेकिंग्स, मतलब अपने सेल का 5% मुझे देते जाओ, मतलब कमीशन की तरह हो गया ना। तो टोटल कॉस्ट में हम लोगों ने ये लिखा, लेकिन टोटल कॉस्ट में यहाँ पर हम लोग का क्या आ जाएगा, टोटल कॉस्ट में हम लोग का ये 5% ऑफ टेकिंग्स भी आ जाएगा, ठीक है। तो इसको भी हमें लिखना पड़ेगा, 5% ऑफ टोटल टेकिंग्स, ये दोनों मिला के हम लोग का यहाँ पर होगा टोटल कॉस्ट, ठीक है। प्लस यहाँ पर प्रॉफिट, अब प्रॉफिट कितना अर्न करता है ये हॉलीडे होम, ये हमें बताया था नीचे क्वेश्चन में, ये देखो ये कितना प्रॉफिट अर्न करता है, 20% ऑन टोटल टेकिंग, सेल्स पे 20% प्रॉफिट अर्न करता है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 20% ऑफ टोटल टेकिंग्स, ये इन लोग का प्रॉफिट है, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, देखो कैसे करके कैलकुलेट होगा। यहाँ पर टोटल टेकिंग्स इक्वल टू टोटल टेकिंग्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, 26,41,000, ठीक है। और ये क्या लिखा हुआ है, 5% ऑफ टोटल टेकिंग, 5% मतलब कितना होता है, 5 डिवाइडेड बाई 100, यानी कितना हो गया 0.05, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लो ऐसे 0.05 ऑफ ऑफ मतलब इनटू हो गया, तो टोटल टेकिंग्स, ठीक है। और ये है 20% मतलब 20/100 यानी 0.2 ऑफ टोटल टेकिंग्स, यानी 0.2 टोटल टेकिंग्स, ठीक है। अब अगर किसी को टोटल टेकिंग्स लिखा हुआ ये बात नहीं समझ में आता, कोई बात नहीं, इसके जगह x मान लो, टोटल टेकिंग्स को x मान लो, तो ये हो जाएगा, ये ऐसे ऐसे करके x हो जाएगा। तो तुम लोग x मान सकते हो, y मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो, टोटल टेकिंग्स भी रख सकते हो। अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो हम लोग यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं कि टोटल टेकिंग्स को मान लिया x, तो ये हो गया 26,41,000 प्लस 0.05x प्लस 0.2x, ठीक है। अब ये x वाला जो भी डेटा है वो ऐड हो जाएगा, 0.2 प्लस 0.05, तो ये हम लोग का हो गया 0.25, ठीक है। तो x इक्वल टू 2641 प्लस 0.25 x। अच्छा, इसको ना x नहीं मान के y मानते हैं, क्यों बताओ, क्योंकि ना ऑलरेडी हम लोगों ने यहाँ पर x एक बार एजम्पशन ले रखा है क्वेश्चन में, तो एक ही डेटा दो बार तो नहीं ले सकते, तो यहाँ पर टोटल टेकिंग्स को ना y मान लेते हैं। ये सिर्फ इसीलिए चेंज करें क्योंकि ऑलरेडी एक बार x हम लोग ले चुके हैं, तो अगर x ले चुके हैं तो नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास y रिलेटेड होता है, तो y, ठीक है। अच्छा, अब ये हो गया, ये यहाँ पर y के आगे कुछ नहीं है मतलब कितना है, 1 है, y के आगे कुछ नहीं लिखा हुआ है मतलब कितना है, 1 है, तो ये 1y है, तो 1 और ये माइनस हो जाएगा, मतलब कैसे लिखेंगे हम लोग, ये देखो y माइनस 0.25y इक्वल टू 26,41,000, तो 1 माइनस 0.25, तो ये कितना हो गया 0.75,
0.75y equal to 26,41,000. Therefore, y equal to 26,41,000 divided by 0.75. अच्छा, ये कुछ इतना आ रहा है 35,21,333 35,21,333 ये रुपीज में आ गया, क्योंकि y तो क्या है, y है टोटल सेल। सेल किस में आता है, रुपीज में आता है, तो इनका टोटल सेल है 35,21,333। ठीक है, अच्छा अब देखो यहाँ पर ये वाला डेटा हम लोग अब यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं कि 5% ऑफ टोटल टेकिंग्स मतलब कितना होगा। अब ये फाइंड आउट कर लेते हैं। 5% ऑफ टोटल टेकिंग्स यानी y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5% इंटू 35,21,333। ठीक है, तो ये जो भी लिखा हुआ है यहाँ पर इंटू 5% कर देते हैं, देखते हैं कितना आता है। 176,066। ठीक है, 176,066 मतलब जो भाड़ा दिया है, जिसने अपना बिल्डिंग रेंट पे लगाया, उसको कमीशन कितना मिलेगा, 176,0.066। ठीक है, पॉइंट नहीं 066। तो ये वाला हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। यहाँ पर आंसर आया 176,066। अब टोटल कर लेंगे। टोटल करने के लिए क्या दोबारा पूरा टोटल करें, कोई जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी हम लोग टोटल कर चुके हैं, जिसका आंसर आया था 26,41,000। बस उसमें ये वाला ऐड कर देते, 176,066। ठीक है, तो 28,17,066। ठीक है, 28,17,066। ये क्या आंसर आया, ये आंसर आ गया कि अगर मतलब 1 ईयर में, पूरे 1 साल में ये हॉलीडे होम चलाने का खर्चा कितना पड़ जाता है। ठीक है, पूरे 1 साल में हॉलीडे होम चलाने का खर्चा कितना पड़ जाता है, ये कैलकुलेट हो गया है। लेकिन हमें ना ये नहीं पूछा है, हमें क्या पूछा है, देखो देखो हमें क्या पूछा है यहाँ पर, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द रेंट टू बी चार्ज फॉर ईच टाइप ऑफ सूट। मतलब हर एक रूम से कितना रेंट चार्ज करना पड़ेगा वो पूछ रहा है। मतलब बेसिकली हमें एक्स पूछ रहा है ना, हम लोगों ने रूम रेंट तो माना है ना, तो वही फाइंड आउट करना है हम लोग को। एक्स फाइंड आउट करना है, क्यों, क्योंकि हमें क्या फाइंड आउट करने बोला है, रेंट कितना होगा हर एक टाइम। मतलब सिंगल रूम का रेंट कितना है, डबल रूम का रेंट कितना है, ट्रिपल रूम का रेंट कितना है। ठीक है, चलो तो हम लोग कैसे करके फाइंड आउट करेंगे। अब देखो नेक्स्ट स्टेप हम लोग का क्या होगा। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर ये फाइंड आउट करेंगे कि ये हम लोग का क्या फाइंड आउट हुआ। ये ना बीच में मेरा वर्किंग नोट आ गया है, लेकिन मेरा अभी क्वेश्चन का सोल्यूशन हुआ नहीं है, तो अगर हम एक पेज रख देते तो ज्यादा अच्छा होता। ठीक है, कोई बात नहीं, इसके बाद ही करते हैं, अब तो कुछ कर नहीं सकते हैं। यहाँ पर लिखते हैं, देखो टोटल सेल्स और टेकिंग्स फॉर 1 ईयर इज, 1 ईयर का कितना आया, 35,21,333। ठीक है, 35,21,333 ये 1 ईयर का सेल है। कैसे पता चला, हम लोगों ने सेल को कितना माना था, वाई माना था। अब वाई हम लोग का 1 ईयर का ही निकला। ये कैसे पता चला, क्योंकि ये अगर 1 ईयर का डेटा है, ये सब 1 ईयर का डेटा हम लोगों ने लिया है, तो फिर इसमें हम लोग का आंसर भी 1 ईयर का ही आया है सेल का। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग का सेल का आंसर 1 ईयर का इतना हो गया। अब हम लोग निकालेंगे सेल्स फॉर पर डे, एक दिन का कितना सेल होता है। ठीक है, क्यों एक दिन का निकाल रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने जो रूम रेंट जो है वो तो एक दिन का ही निकालना है ना, क्योंकि होटल वाला अपना रूम रेंट कैसे बोलेगा, थोड़ी ना 1 साल का बोलेगा, बोलेगा एक दिन का ये है। अब अगर कोई 3 दिन रहेगा तो वो समझ लेगा उसका 3 दिन का कितना होगा, 4 दिन का। रूम रेंट नॉर्मली होटल वाले एक ही दिन का बोलेंगे कि एक दिन का इतना होता है। अब उसके हिसाब से जो जितना दिन रहेगा, 2 दिन 3 दिन 4 दिन, उसके हिसाब से देख लिया जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग को एक दिन का रूम रेंट निकालना पड़ेगा हर एक टाइप ऑफ रूम का। ठीक है, अच्छा अब देखो सेल्स हम लोग का एक दिन का कितना होगा। अगर 35
21,333 अगर 1 ईयर का सेल है तो एक दिन का कितना होगा? तो पर डे का निकालने के लिए डिवाइडेड बाय नॉर्मली हमारे दिमाग में आएगा कि 365 कर दे, बट क्वेश्चन में बोल दिया था कि जब भी डेज यूज करोगे एक साल में एजम्पशन लो कि 360 यूज करोगे, ठीक है? तो ये डिवाइडेड बाय 360 डेज कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि एक दिन का सेल कितना है। तो 35,21,333 डिवाइडेड बाय 360, तो ये हो जाएगा हम लोग का 9781 रुपीज 9781.48। ये देखो 0.48 भी है, वो भी मैंने लिख लिया, ठीक है? 0.48 पर डे, ठीक है? मतलब इस होटल वाले का, ये हॉलीडे होम वाले का एक दिन का सेल हो जाता है इतना, ठीक है? एक दिन का सेल हो जाता है इतना। अब हमारे पास एक दिन का सेल का डेटा है, ये देखो टोटल रेंट एक दिन का है, तो इनका सेल क्या है? रेंट से जो आता है वही सेल है, मतलब होटल का जो रूम रेंट आता है वही इनका सेल है। वो वैल्यू हम लोगों ने निकाल रखा है कि इस हॉलीडे होम वाले का एक दिन का सेल का वैल्यू कितना है? 290x, ठीक है? और हम लोगों को डिजिट्स में भी मिल गया कि एक दिन का सेल का वैल्यू कितना है? 978.48 रुपीज पर डे, ठीक है? तो हम लोग अब यहाँ पर एक इक्वेशन ऐसे फॉर्म कर सकते हैं कि देयरफॉर हम लोग ये बोल सकते हैं इससे कंक्लूजन कि 9781.48 इक्वल टू 290x, ठीक है? ये बोल सकते हैं, या फिर रिवर्स लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, ऐसे नहीं लिख के ऐसे लिखते हैं कि 290x इक्वल टू 9781.48, ठीक है? ये कंक्लूजन ले सकते हैं ना। ये हम लोगों ने एक दिन का सेल निकाला, ये एक दिन का सेल हमें डेटा में मिला, ये हम लोगों ने जो कैलकुलेट किया था। देयरफॉर x इक्वल टू 9781.48, ये भी रुपीज है, ये भी रुपीज है, तभी कंपेयर कर पा रहे हैं, डिवाइडेड बाय रुपीज 290, तो कितना हो जाएगा? 9781.48 डिवाइडेड बाय 290, तो ये हो गया हम लोग का 33.729, ठीक है? तो रुपीज 33.73, ठीक है? रुपीज 33.73, ये क्या निकला? एक्स क्या था? एक्स था सिंगल रूम का एक दिन का रेंट, ये देखो सिंगल रूम का एक दिन का रेंट था, ठीक है? तो ये हम लोग का क्या निकल के आ गया? रुपीज 33.73 पर सिंगल रूम, पर सिंगल रूम पर डे, ठीक है? हम लोगों का सिंगल रूम का रेंट हमें पता चल गया। अब बाकी भी निकालना पड़ेगा क्योंकि हमें बोला है रेंट क्या है? हर टाइप ऑफ रूम का। तो अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे रेंट टू बी चार्ज। यहाँ पर सबसे पहले सिंगल रूम का कितना होगा? सिंगल रूम, डबल रूम, ट्रिपल रूम। तो सिंगल रूम का हो जा रहा है रुपीज 33.73 पर रूम पर डे, ठीक है? डबल रूम का क्या होगा? क्वेश्चन में बता दिया था 2.5 टाइम्स, ये देखो क्वेश्चन में बता दिया था डबल रूम का है 2.5 टाइम्स ऑफ सिंगल रूम। तो ये रुपीज 33.73 इंटू 2.5 करने से जितना आएगा पर रूम पर डे, देखते हैं कितना आता है। 33.73 इंटू 2.5, 84.325, तो 84.33 कर देते, ठीक है? रुपीज 84.33। अच्छा, और ट्रिपल रूम का कितना हो जाएगा? ट्रिपल रूम का देखो ट्वाइस ऑफ द डबल रूम, तो डबल रूम का कितना है? 84.33, इसका ट्वाइस यानी डबल हो जाएगा। तो देखते हैं इसका डबल कितना होगा। 168.65 रुपीज 168.65 पर रूम पर डे, ठीक है? इस तरीके से कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो डायरेक्टली नहीं निकलेगा, हमें जिस तरीके से कैलकुलेट करना पड़ेगा वैसे ही करेंगे। और कॉस्ट में ना कोई रूल्स नहीं होता है कि हर एक क्वेश्चन ऐसा ही होगा, अलग अलग क्वेश्चन अलग अलग तरीके का होता है, उसमें हमें समझना पड़ेगा कि किस तरीके से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या दे दिया था, हम एक बार क्वेश्चन को पूरा बता देते हैं। इस क्वेश्चन में हमें 3 तरीके का
दिया हुआ है कि एक हॉलीडे होम चलाने वाला है जिसने हॉलीडे होम चलाने के लिए एक बिल्डिंग रेंट पे लिया है, जिसकी वजह से उसे 10,000 पर मंथ रेंट देना पड़ता है, प्लस जो भी सेल होता है उसका 5% जो बिल्डिंग वाला है उसको देना पड़ता है। ऐसा क्वेश्चन में बोला था। और इन्होंने 3 तरीके का रूम का फैसिलिटी रखा था, सिंगल, डबल, ट्रिपल। सिंगल रूम इनके पास थे 100, डबल रूम 50, ट्रिपल रूम 30, लेकिन ऑक्यूपेंसी था 100% सिंगल रूम, 80% डबल रूम, 60% ट्रिपल रूम। ठीक है, अब रूम रेंट का हमें बता दिया था कि सिंगल रूम का जो है डबल रूम का उसका 2.5 टाइम्स है, और ट्रिपल रूम का डबल है, डबल रूम का 2 टाइम्स है। ठीक है, अब उसके बाद बताया कि पूरे 1 ईयर में ये हॉलीडे होम को चलाने का क्या खर्चा हुआ, और ये लोग कितना प्रॉफिट कमाते हैं, और 1 साल में कितना दिन यहाँ पर हमें लेना है, वो क्वेश्चन में बता दिया है। अब हमें बोला है कि सबसे क्या क्या रेंट हम लोग चार्ज कर सकते हैं, मतलब बेसिकली एक रूम का किसी भी टाइप का रूम देख लो, उसका एक दिन का भाड़ा क्या होगा वो हमें निकालना है। तो फिर हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, अब रेंट का मतलब सेल हो गया, सेल का मतलब हम लोग का क्या हो जाएगा, कॉस्ट और प्रॉफिट। तो हमें कॉस्ट तो बता ही दिया है, जिसमें से कुछ पॉइंट मिसिंग था, हम लोगों ने फाइंड आउट किया, प्रॉफिट भी बता दिया था, तो उससे हम लोगों ने सेल निकाल लिया। बट सेल हमारा निकला पूरे 1 ईयर का, क्योंकि हमारे पास कॉस्ट का डेटा 1 ईयर का था। हम लोग अगर चाहे तो इसे डिवाइडेड बाई 12 कर करके मंथली निकाल सकते थे, लेकिन इसमें तो काफी ज्यादा टाइम जाएगा ना, बार बार इसको डिवाइडेड बाई 12 करेंगे। इससे बेटर है कि पूरे ईयर का ही निकाल लिया, फिर उसको यहाँ पर आके 360 से डिवाइड कर लिया। वैसे भी ना 12 से करने से होता भी नहीं, क्यों, क्योंकि हमें पर डे के अकॉर्डिंग निकालना था, फिर आगे जाके 360 से डिवाइड करना पड़ता। तो इससे अच्छा यही है कि हम लोग क्या करें, ये पूरे ईयर में ही रख देते हैं। तो टोटल कॉस्ट फॉर द ईयर हमें मिल गया कितना है, फिर उसमें हम लोगों ने प्रॉफिट वगैरह ऐड करके टोटल सेल्स फॉर द ईयर निकाल लिया, टोटल सेल्स फॉर द ईयर। तो टोटल सेल्स पर डे डिवाइडेड बाय 360 करने से ही मिल जाएगा। ये देखो डिवाइडेड बाय 360 करने से हमें मिल गया। और हम लोगों ने अपने इक्वेशन में बना रखा था कि टोटल सेल्स पर डे कितना है, 290x। तो वहां से हम लोगों ने x फाइंड आउट कर लिया, जो कि हम लोगों ने सिंगल रूम का रेंट माना था। अब उसके बाद सिक्वेंशियली हमारा एक एक रूम का रेंट निकलते गया। सिंगल रूम का डबल रूम से रिलेटेड है 2.5 टाइम ऑफ सिंगल रूम, सॉरी डबल रूम का सिंगल रूम से रिलेटेड है 2.5 टाइम्स ऑफ सिंगल रूम, और ट्रिपल रूम का डबल रूम से रिलेटेड था 2 टाइम्स ऑफ डबल रूम। तो इस तरीके से कैलकुलेट हो गया। ठीक है, तो जैसा हमें क्वेश्चन बोलेगा वैसा ही होगा। अब देखो होटल का सारा क्वेश्चन ऐसे ही होगा, ये हम नहीं बोल सकते, ठीक है, क्योंकि कॉस्ट में ऐसा नहीं होता है। कॉस्ट में बहुत ज्यादा वेराइटीज होता है, तो अलग अलग टाइप का क्वेश्चन हम लोग का हो सकता है। अच्छा अब देखो नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन, इलास्ट्रेशन 7। ठीक है, इसमें देखो क्या बोला है, इसमें बोल रहा है कि ए लॉजिंग होम इज बीइंग रन इन ए स्मॉल हिल स्टेशन। ठीक है, तो हिल स्टेशन में एक जो है लॉज जो है वो चलता है, जिसमें 100 सिंगल रूम्स है। अच्छा, द होम ऑफर्स कंसेशनल रेट ड्यूरिंग 6 ऑफ सीजन विंटर मंथ्स इन ए ईयर व्हेन नंबर ऑफ विजिटर्स आर लिमिटेड। मतलब क्या बोल रहा है, एक हिल स्टेशन है, ठीक है, तो हिल स्टेशन में जो है नॉर्मली लोग कब जो है घूमने जाते हैं, मतलब जो लोग बाहर से जाएंगे टूरिस्ट होंगे वही ना लॉज का यूज करेंगे, जो लोकल पर्सन है वहां का वो थोड़ी ना यूज करेंगे। ठीक है, तो उनका बोल रहा है कि 100 हिल स्टेशन में इनका एक लॉज है, ठीक है, जिसमें 100 रूम है। ये मान लो लॉज है, इसमें 100 रूम है, और सारे रूम सिंगल रूम है। ठीक है, यहाँ पर एक ही तरह का रूम है, जैसे वहां 3 टाइप्स ऑफ रूम था। अब बोल रहा है द होम ऑफर, मतलब ये जो लॉज है वो क्या ऑफर देता है, कंसेशनल रेट्स ड्यूरिंग 6 ऑफ सीजन। 6 ऑफ सीजन है, मतलब इनके बिजनेस में 2 तरह का फेज आता है, एक सीजन और एक ऑफ सीजन। हर बिजनेस का एक सीजन और एक ऑफ सीजन होता है। ठीक है, तो जिनका हिल स्टेशन में जो है लॉज वगैरह है उनका ऑफ सीजन कब होता है, विंटर में होता है, क्योंकि लोग जो है हिल स्टेशन में विंटर में नहीं जाएंगे, क्योंकि विंटर में निकल ही नहीं पाएंगे, घूम ही नहीं पाएंगे। ठीक है, नॉर्मली जब विंटर में देखो हिल स्टेशन में तो ऑलवेज ठंडा ही रहेगा, लेकिन ठंडे में तो और भी ज्यादा ठंडा रहेगा। अगर हम लोग के यहाँ पर ये हालत है तो हिल स्टेशन में क्या हो रहा होगा सोचो। तो ज्यादा बर्फबारी वगैरह होगा तो हम लोग मतलब होटल से बाहर जाके कुछ देख ही नहीं पाएंगे, घूम ही नहीं पाएंगे, तो क्या फायदा जाके। तो नॉर्मली लोग क्या करते हैं, जब विंटर सीजन नहीं होता है हिल स्टेशन लोग तभी घूमने जाते हैं, मतलब जो जिनके यहाँ जैसे
हिल स्टेशन में क्या होता है, हमेशा ठंड रहता है। लेकिन जैसे मान लो कोलकाता या फिर जहां पर सिक्स जो है हमारा जो भी मतलब गर्म ठंडा सारा चीज जो है हम लोग एंजॉय कर पाते हैं, तो वैसे जगह में गर्मी में लोग क्या करते हैं, हिल स्टेशन चले जाते हैं। काफी ज्यादा गर्मी है तो हिल स्टेशन चले जाते हैं, ठीक है। तो सीजन क्या है इनके लिए, सीजन होता है जब लोग यहाँ पर विजिट करने आएंगे। लोग कब विजिट करने आएंगे, जब ठंडे का मौसम नहीं होगा और जो जा रहे हैं उनके वहां गर्मी होगा, तभी तो वो जाएंगे कि चलो भाई बहुत ज्यादा गर्मी है, चलो कुछ हिल स्टेशन घूम के आते हैं। तो विंटर इनका ऑफ सीजन होता है, विंटर में लोग नहीं जाते हैं, घूम ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहा है 6 ऑफ सीजन, यानी कि 6 मंथ्स इनका ऑफ सीजन रहता है। 6 ऑफ सीजन का मतलब है 6 मंथ्स ऑफ सीजन रहता है, मतलब लोग नहीं आते हैं। यानी सीजनल कब हो गया, बाकी 6 मंथ्स, क्योंकि टोटल तो 12 मंथ्स ही होता है। 6 मंथ्स बोल रहा है सीजन होता है, 6 मंथ्स बोल रहा है ऑफ सीजन होता है, ऐसा इन्होंने यहाँ पर बोल रखा है क्वेश्चन में, तो हम लोग वैसे ही मानेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर बोल रहा है व्हेन नंबर ऑफ विजिटर्स आर लिमिटेड, बोल रहा है जब ऑफ सीजन होता है तो लोग कम आते हैं, तो तब ये क्या करते हैं, रूम रेंट को कंसेशनल रेट पे दे देते हैं। मतलब जो भी रूम रेंट है उससे कम में दे देते हैं, क्योंकि वैसे टूरिस्ट कम आते हैं, ठीक है भाई, थोड़ा अगर कोई बार्गेन करता है तो कम में दे देते हैं। ड्यूरिंग दिस पीरियड हाफ ऑफ द फुल रूम रेंट इज चार्ज। अच्छा, कितना कंसेशन देते हैं, बोल रहा है हाफ ऑफ द फुल रूम रेंट इज चार्ज। मतलब एक रूम का रेंट अगर मान लो कि 100 रुपए है या 1000 रुपए है तो वो 500 में दे देते हैं, ठीक है। वही बोल रहा है हाफ ऑफ द फुल रूम रेंट इज चार्ज, तो जो फुल रूम रेंट है उसका आधा में दे देते हैं, कब, ऑफ सीजन में, क्योंकि लोग वैसे ही कम होते हैं तो दे देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बोल रहा है द मैनेजमेंट प्रॉफिट्स मार्जिन इज टारगेट एट 20% ऑफ द रूम रेंट। अब इनका टारगेट क्या है बिजनेस का, इनका टारगेट ये है कि रूम रेंट का 20% प्रॉफिट ये कमा लेंगे, ठीक है। मतलब अगर रूम रेंट 20% प्रॉफिट कमाने का मतलब क्या हो गया, देखो 20% प्रॉफिट कमाने का मतलब है 20% ऑफ द रूम रेंट। तो रूम रेंट अगर 100 रुपए है, ठीक है, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा 20 रुपीज, ठीक है, क्योंकि 20% ऑफ प्रॉफिट, 20% ऑफ प्रॉफिट ऑफ रूम रेंट बोला है, ठीक है, ऑफ रूम रेंट। 20% मतलब कितना, 20/100, तो 20 क्या हो गया प्रॉफिट, और प्रॉफिट किसके ऊपर कैलकुलेट किया है, रूम रेंट पे, तो ये क्या हो जाएगा रूम रेंट, ठीक है। तो अगर 100 रुपीज रूम रेंट है तो 20 प्रॉफिट है, तो कॉस्ट कितना हो जाएगा 80। कैसे, देखो रेंट का मतलब क्या हो गया, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बोला रेंट का मतलब सेल वैल्यू, सेल वैल्यू का मतलब कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, ठीक है। तो अगर मेरा सेल वैल्यू 100 है और प्रॉफिट मेरा 20 है तो कॉस्ट कितना होगा, ऑब्वियसली 80। 100 माइनस 20 कर लो, कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। तो कॉस्ट हम लोग का 80 है। तो यहां तक जो भी डेटा था वो मैंने एक्सप्लेन किया। आगे फिर से पढ़ते हैं। द फॉलोइंग आर द कॉस्ट एस्टिमेट्स एंड अदर डिटेल्स फॉर द ईयर एंडिंग ऑन द 31st मार्च एज्यूम ए मंथ टू बी ऑफ 30 डेज। बोल रहा है यहाँ पर फॉलोइंग आर द कॉस्ट, नीचे कुछ कॉस्ट हमें दे दिया है, एस्टिमेट्स जो कि एस्टिमेट किया गया है, एंड अदर डिटेल्स फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31st मार्च, मतलब पूरे 1 ईयर का कुछ डिटेल्स हमें दिया गया है, और एक महीने में 30 डेज एजम्पशन लेने के लिए बोल रहा है। मतलब हम लोग ऐसा सोचेंगे ना, जैन 31 का होता है, फेब 28 या 29 का होगा, मार्च 31 का होगा, अप्रैल 30 का होगा। बोल रहा है ऐसा मत करो, जो भी मंथ है उसे 30 मान लो, ऐसा क्वेश्चन हमें बोल रहा है। क्वेश्चन जब कुछ बोलेगा तो हमें क्वेश्चन फॉलो करना पड़ेगा। फिर बोल रहा है देखो क्या क्या डिटेल्स है। ऑक्यूपेंसी ड्यूरिंग द सीजन इज 80%, मतलब जब सीजन चलता है ना तो 80% रूम ऑक्यूपाई रहता है, वाइल इन द ऑफ सीजन 40% ओनली। लेकिन जब सीजन नहीं होता है तो 40% रूम ऑक्यूपाई रहता है, मतलब इनका 100 रूम है, ठीक है। जब सीजन होता है तो हमेशा 80 रूम में लोग रहते हैं, 80 रूम भरा हुआ रहता है। ये कब हो गया, सीजन का मैटर हो गया। लेकिन जब ऑफ सीजन होता है, जब लोग कम आते हैं, यानी कि ठंडे के मौसम में 100 में से बस 40% रूम ही ऑक्यूपाई रहता है, यानी 40 रूम ऑक्यूपाई रहता है। ये हमें बताया इंफॉर्मेशन। अच्छा आगे पढ़ते हैं और क्या इंफॉर्मेशन दिया है। Total investment in the home is 200 lakh, of which 80% related to building and balance for furniture and equipment। बोल रहा है इस हॉलीडे नहीं लॉज है, ठीक है, इस लॉज में इन्वेस्टमेंट कितने का किया है 200 लाख, जिसमें से 80% बिल्डिंग बनाने के लिए खर्चा हुआ है, 80% रिलेटेड टू बिल्डिंग, और बैलेंस यानी 20% फर्नीचर और इक्विपमेंट का है। 80% मतलब कितना हो जाएगा 160 लाख बिल्डिंग पे खर्चा कर दिया है, और जो फर्नीचर वगैरह लगवा
लगवाया है इक्विपमेंट वगैरह, उस पे खर्चा हो गया है 40 लाख, ठीक है, 40 लाख का खर्चा किया है। अच्छा, और एक्सपेंसेस देखो, स्टाफ सैलरी एक्सक्लूडिंग रूम अटेंडेंस, रूम अटेंडेंस का सैलरी इसमें इंक्लूडेड नहीं है बोल रहा है, जो कि है 5,50,000, मतलब दूसरे स्टाफ का सैलरी, रूम अटेंडेंट जो होते हैं उनका सैलरी इसमें इंक्लूडेड नहीं है, तो उसका शायद हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा, नीचे इंफॉर्मेशन होगा। रिपेयर्स टू बिल्डिंग ये खर्चा है, लॉन्ड्री चार्जेस इतना है, इंटीरियर का इतना है, मिसलेनियस का इतना है, ठीक है। अच्छा, ये सब हम लोग का हो गया, पूरे 1 ईयर का खर्चा दिया हुआ है। फिर देखो नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, एनुअल डेप्रिसिएशन इज टू बी प्रोवाइडेड फॉर बिल्डिंग 5% एंड ऑन फर्नीचर एंड इक्विपमेंट 15% ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस। अब देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, क्योंकि मैंने क्या बोला, बिल्डिंग हम लोग का क्या होता है, फिक्स्ड एसेट होता है, तो फिक्स्ड एसेट का खर्चा तो हम लोग डायरेक्टली नहीं दिखा सकते है ना, तो उसका हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना होता है। तो बोल दिया है बिल्डिंग पे 5% डेप्रिसिएशन लगाओ, और जो फर्नीचर है उस पे, फर्नीचर इक्विपमेंट पे 15% लगाओ, ठीक है। और एसएलएम मेथड बोला है, मेथड कुछ भी बोले, हमें तो 1 ही साल का लगाना है, तो हम लोग कैलकुलेट करके देखेंगे, जितना आ रहा है उतना लगा देंगे, ठीक है। और नीचे क्या बोला है, रूम अटेंडेंस को क्या पे किया जाता है, देखो यहाँ रूम अटेंडेंस का सैलरी हमें कैलकुलेट करके नहीं दिया था ना, तो यहाँ बता दिया है कैसे करके कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे बोला है, रूम अटेंडेंस को पे किया जाता है 10 पर रूम पर डे, पर रूम डे, मतलब अगर ये रूम अटेंडेंस है तो इसको कैसे दिया जाएगा, एक दिन में एक रूम अटेंड करने के लिए 10 रुपए दिए जाएंगे, ऐसा बोला जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पर बोला है ऑन द बेसिस ऑफ द ऑक्यूपेंसी ऑफ द रूम इन ए मंथ, ठीक है, तो इनको मंथली दे दिया जाता है, मतलब डेली बेसिस पे नहीं दिया जाता है, बोल रहा है कि डेली का 10 रुपए करके दिया जाएगा एक रूम अटेंड करने का, और ये जो है मंथली पेमेंट कर दिया जाएगा, कैलकुलेट करके कि उन्होंने पूरे मंथ में यानी 30 डेज में, जैसे कि हमें क्वेश्चन में बता दिया था 30 डेज में उन्होंने कितने सारे रूम अटेंड किए, उसके हिसाब से उन्हें 10 रुपए करके दे दिया जाएगा। फिर बोला है मंथली लाइटिंग चार्जेस 120 पर रूम, मंथली लाइट चार्जेस आता है एक रूम का 120 एक्सेप्ट इन 4 मंथ्स इन विंटर व्हेन इट इज 30 पर रूम। अच्छा, बोल रहा है कि विंटर में 30 पर रूम करके लाइट का चार्जेस आता है, और जब विंटर सीजन नहीं होता है तो 120 पर रूम करके आता है। लेकिन यहाँ पर इन्होंने इस पॉइंट को कैसे करके डिवाइड किया है, देखो यहाँ पर यहाँ पर बोल रहे हैं 4 मंथ्स जो है वो 30 पर रूम करके आता है, तो इसका मतलब लाइट चार्जेस 120 पर रूम करके आता है कितना मंथ, यहाँ पर 12 से 4 माइनस कर देते हैं, तो ये हम लोग का कितना हो जाएगा, ये हम लोग का हो जाएगा 6 मंथ्स, ठीक है। 6 मंथ्स हम लोग का आता है 120 करके, और बाकी हम लोग का यहाँ पर नहीं, सॉरी थोड़ा सा गलत हो जाएगा, यहाँ पर बोला है कि 4 मंथ्स विंटर का, तो विंटर का 4 मंथ्स कौन सा होगा, नवंबर, दिसंबर, जैन और फेब, ये हो जाएगा हम लोग का विंटर, ठीक है। इसके बाद से तो फिर से समर आ जाएगा, तो नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, ये 4 मंथ्स विंटर का जो है वो 30 करके होगा, और बाकी जो बचा, बाकी क्या क्या बच रहा है मंथ में, बाकी बच जाएगा हम लोग का फेब के बाद मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, अक्टूबर, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, बाकी 8 मंथ्स का 120 पर रूम करके चार्ज होगा, ये बोल रहा है, ठीक है। ये हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा कि लाइटिंग चार्जेस कितना हो रहा है, ये बता दिया है, तो हम लोग जब कैलकुलेट करेंगे फिर से एक बार बता देंगे। यू आर रिक्वायर्ड टू वर्क आउट द रूम रेंट, हमें फिर से वही रूम रेंट कैलकुलेट करने के लिए बोला है, पर डे both during season and off season month on the basis of the foregoing information, जो information दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग सीजनल सीजन के टाइम पे और ऑफ सीजन के टाइम पे रूम रेंट कितना होगा। देखो इतना तो पता है, सीजन के टाइम पे रूम रेंट जो होगा ऑफ सीजन में उसका हाफ होगा, कैसे पता चला, वो तो क्वेश्चन में ही हमें बता दिया है, क्वेश्चन में हमें स्टार्टिंग में ही बता दिया है, ऑफ सीजन में ये लोग कंसेशनल रेट पे दे देते हैं रूम, ठीक है, और कितना कंसेशन कर देते हैं, हाफ ऑफ द फुल रूम रेंट इज टू बी चार्ज, ये हमें बता दिया है। अब हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तो सबसे पहले हम लोग को अगर रूम रेंट ही कैलकुलेट करना है तो हम लोग पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही करेंगे, पहले हम लोग ये कैलकुलेट कर लेंगे कि रेंट, हम लोग का रेंट से कलेक्शन कितना होता है, हम लोग पहले वो कैलकुलेट करते हैं, प्रीवियस वाले क्वेश्चन की तरह है। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं लेट रूम रेंट पर डे इन ऑफ सीजन इज रुपीज
x, ठीक है। तो रूम रेंट पर डे इन सीजन, सीजन में कितना हो जाएगा, अगर ऑफ सीजन में x है तो सीजन में डबल होगा 2x। अच्छा, क्या हम लोग ऐसे कर सकते थे कि हम लोग इसको x मान ले तो इसको x/2 मान लेंगे, कर सकते हो। देखो हम लोग ये मान सकते हैं कि सीजन में रूम रेंट x है तो ऑफ सीजन में हाफ यानी x/2 हो जाएगा, बट ये कैलकुलेशन के लिए डेटा क्या होगा, फ्रैक्शन पॉइंट वगैरह में आ जाएगा। तो इससे बेटर ये है कि हम लोग इसको कुछ ऐसे भी तो एजम्पशन ले सकते हैं कि अगर सीजन में 2x है तो ऑफ सीजन में x हो जाएगा 2x का हाफ यानी कि x हो जाएगा। अगर तुम लोग x/2 और x मानोगे तो भी क्वेश्चन सॉल्व होगा कि सीजन में x रुपीस है तो ऑफ सीजन में x/2 है। लेकिन इसमें क्या होगा, कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम होगा, पॉइंट आएगा। हम लोग चाहते हैं कि फ्रैक्शन को अवॉइड करें तो मैंने इस तरीके से कर लिया। अगर तुम लोग x और x/2 करोगे तो भी आंसर आएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा। अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे टोटल रेंट फॉर 1 ईयर, ठीक है। एक साल का टोटल रेंट कैलकुलेट करेंगे क्योंकि हमें कॉस्ट भी 1 ईयर का दिया हुआ है। ये हम लोग का क्या है, एक दिन का रूम का रेंट है, ठीक है। तो सीजन में कितना इनकम होगा और ऑफ सीजन में कितना इनकम होगा, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखो हम लोग के पास रूम कितना है, 100 है। देखो इनके पास रूम कितना है, 100 है। तो सीजन में 100 रूम का कितना ऑक्युपाई रहता है, बताया है कि 80% ऑक्युपाई रहता है। देखो ऑक्यूपेंसी ड्यूरिंग सीजन, तो 100 में अगर 80% रूम ऑक्युपाई रहेगा यानी 80 रूम का भाड़ा मिलेगा। 100 में 80% ऑक्युपाई होने का मतलब 80 रूम का भाड़ा मिलेगा। एक रूम का मिलेगा 2x रुपीस, तो 80 रूम का कितना मिलेगा, 80 इंटू 2x हमें निकालना है पूरे 1 ईयर का। ये एक दिन का निकला। देखो हम फिर से बताते हैं, मेरे पास 100 रूम है जिसमें से 80% ऑक्युपाई रहता है यानी 80 रूम मेरा भाड़े पे लग जाता है। एक रूम से रेंट आता है 2x सीजन में, तो 80 रूम से आएगा 80 इंटू 2x, तो ये तो एक दिन का रेंट है। तो 80 इंटू 2x यानी 80 रूम से एक दिन का कितना इनकम होगा वो निकाला हम लोगों ने, लेकिन हमें 1 ईयर का निकालना है। तो ये 80 रूम से एक दिन का है, ठीक है। तो अगर एक दिन का निकाल रहे हैं तो हम लोग इसमें 30 डेज अगर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें 30 डेज का मिल जाएगा। मैंने क्यों 30 अप्रोच किया, बिकॉज क्वेश्चन में मैं बोला था कि एक महीने में 30 डेज मानो, ठीक है। तो अगर एक दिन का हम लोग का रूम का रेंट फिर कितना हो जाएगा, देखो 80 रूम ऑक्युपाइड है 2x करके 160x रुपीज जो अर्निंग होगा वो एक रूम का, सॉरी वो हम लोग का सीजन में एक दिन का टोटल 80 रूम से होगा। तो 30 डेज का कितना होगा, 30 डेज का करने का मतलब 1 मंथ का निकल जाएगा, ठीक है। तो ये अभी जो कैलकुलेट कर रहे हैं ये हम लोग का 1 मंथ का बताएगा, ये पूरा हमें 1 मंथ का बताएगा, लेकिन हमें तो चाहिए 1 ईयर का, ठीक है। तो अगर ये मेरा 1 मंथ का है, 30 डेज मल्टीप्लाई करते हैं, तो अब इसमें मुझे कितना मंथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि सीजन जो है वो हम लोग का 6 मंथ्स का होता है और ऑफ सीजन 6 मंथ्स का होता है। तो यहाँ पर 6 मंथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमें 6 मंथ्स का सीजनल जो है इनकम मिल जाएगा। 100 रूम में 80% रूम ऑक्युपाइड रहता है यानी 80 रूम का हमें रेंट मिलेगा, ठीक है। तो 80 रूम का रेंट कितना होगा, एक रूम का एक दिन का 2x, ठीक है। तो 80 रूम का 160x, अब x तो यहाँ लिख नहीं सकते तो 160 आ गया, तो एक दिन का 160, तो 30 डेज का 4800, ठीक है। अब अगर हम लोग इसमें 6 मंथ्स मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हम लोग का 1 मंथ का हो गया, ठीक है। अब इसमें 6 मंथ्स मल्टीप्लाई कर लो तो हमें 6 मंथ्स का मिल जाएगा, ये हो जाएगा 28,800 रुपीस। ये हम लोग का सीजनल इनकम हो जाएगा 1 ईयर का। सेम तरीके से हम लोग ऑफ सीजन का निकालेंगे। रूम तो वही रहेगा, ऑफ सीजन हो या सीजन, रूम तो मेरा फिक्स्ड आइटम है, वो थोड़ी ना चेंज होगा। रूम मेरा 100 है, अच्छा ऑफ सीजन में ऑक्युपाई होता है 40%, मतलब सिर्फ 40 रूम से ही मुझे अर्निंग मिलेगा, एक एक रूम से मुझे x रुपए का अर्निंग मिलेगा। तो 1 मंथ का कितना मिलेगा, तो 30 डेज मल्टीप्लाई कर लेते हैं इंटू 6 मंथ्स कर लेंगे, क्योंकि ऑफ सीजन भी 6 मंथ्स का होता है। क्वेश्चन में स्टार्टिंग में ही बता दिया था, ऑफ सीजन 6 मंथ्स का 6 ऑफ सीजन, तो फिर 6 सीजन, ठीक है। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 100 इंटू 40% यानी 40 रूम ऑक्युपाई रहेगा, तो x रुपीस के अकॉर्डिंग हमें कितना मिलेगा, 40x, एक दिन का 30 डेज का 1200 और 6 मंथ्स का 7200, ठीक है। तो 7200 x रुपीस मिल जाएगा। अब टोटल करो 28,800, तो ये हो गया 36,000 x, ठीक है। तो ये हम लोग का पूरे 1 ईयर का
जो है रेंट से अर्निंग हो जाएगा, ठीक है, 1 ईयर का रेंट से अर्निंग हो जाएगा। अच्छा, अब हम लोग नेक्स्ट यहाँ पर ये तो कैलकुलेट कर लिया मैंने, अब हम लोग यहाँ पर जो है नेक्स्ट कैलकुलेट करेंगे कि स्टेटमेंट ऑफ टोटल कॉस्ट, स्टेटमेंट ऑफ टोटल कॉस्ट, पूरे 1 ईयर का क्या कॉस्ट जो है लगता है यहाँ पर पर्टिकुलर्स और यहाँ रुपीस। देखो क्या क्या कॉस्ट लग जाता है पूरे लॉज को चलाने के लिए। सबसे पहले आ जाएगा स्टाफ सैलरी, ये जो दिया हुआ है वो सब लिखते जा रहे हैं यहाँ पर, स्टाफ सैलरी। यहाँ पर हमें फिक्स्ड वेरिएबल में फाइंड आउट करना नेसेसरी नहीं होता है, 5,50,000। अच्छा, इसके बाद रिपेयर्स टू बिल्डिंग, रिपेयर्स टू बिल्डिंग 2,61,000। अच्छा, फिर देखो लॉन्ड्री चार्जेस इंटीरियर, लॉन्ड्री चार्जेस 80,000, इंटीरियर 1,75,000। अच्छा, इसके बाद मिसलेनियस 1,90,800, 1,90,800। अच्छा, इसके बाद क्या एक्सपेंसेस है, डेप्रिसिएशन लगेगा बिल्डिंग का, तो यहाँ पर लिखेंगे डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, ठीक है। अच्छा, ये कितना होगा, तो डेप्रिसिएशन हमेशा एसेट के वैल्यू के ऊपर लगता है। बिल्डिंग कितने का था, बोल रहा है 80% बिल्डिंग में लगाया गया है, तो 200 लाख का 80% बिल्डिंग का वैल्यू है, और इस पे डेप्रिसिएशन कितना लगाना पड़ेगा, 5%, ठीक है, तो इंटू 5% कर लेंगे, तो देखते हैं कितना आता है। बिल्डिंग का वैल्यू कितना है, 200 इंटू 80%, तो बिल्डिंग का वैल्यू 160 लाख इंटू 5%, तो 8 लाख हो जाएगा, ठीक है। 8 लाख हम लोग का डेप्रिसिएशन हो गया बिल्डिंग का, इंटू 5% कर दिया, क्योंकि बोला है कि 5% डेप्रिसिएशन लगाना है, इसका मतलब ये होता है 5/100, यानी अगर बिल्डिंग का वैल्यू 100 रुपीज है तो 5 रुपीज जो है उस पर डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा। तो अगर बिल्डिंग का वैल्यू, ये देखो, अगर बिल्डिंग का वैल्यू 100 है तो 5 रुपीज डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा, अगर 1 है तो 5/100 यूनिटरी मेथड से भी देख सकते हो। और हम लोग का बिल्डिंग का वैल्यू कितना आया, बिल्डिंग का वैल्यू हम लोग का आ गया है 160 लाख पे कितना होगा, तो 5 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 160 यूनिटरी मेथड, तो वही किया मैंने, 160 पे 5% लगाया, तो आंसर आ गया 160 पे 5%, एक ही बात है, ऐसे करके कर लो या फिर ऐसे करो। अच्छा, अब नेक्स्ट डेप्रिसिएशन लगाएंगे इक्विपमेंट पे, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एंड इक्विपमेंट। देखो कितना हो जाएगा, फर्नीचर कितने का होगा, 80%, 200 लाख का, सॉरी 20%, और इस पे डेप्रिसिएशन कितना लगाने के लिए बोला है, 15%, तो इंटू 15%, देखते हैं कितना आता है, 200 इंटू 20%, तो ये हो गया 40 लाख, ठीक है, इंटू 15%, तो 6 लाख हो जाएगा, ठीक है, 6 लाख हो गया। अच्छा, और क्या एक्सपेंसेस लिखना पड़ेगा, रूम अटेंडेंस वेजेस, तो यहाँ पर लिखेंगे रूम अटेंडेंस वेजेस। इसका मुझे वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा क्योंकि इसका डिटेल्स मेरे पास अवेलेबल नहीं है, मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा। और क्या होगा, लाइटिंग चार्जेस, ये नीचे लाइटिंग का दे रखा था, तो यहाँ पर लिखेंगे लाइटिंग चार्जेस, इसका वर्किंग नोट 2 बना लेंगे, और ये सब मिल जाने पे हम लोग यहाँ पर लिखेंगे टोटल कॉस्ट, और यहाँ पर ऐड कर देंगे उसके बाद प्रॉफिट, ठीक है। प्रॉफिट जो है वो कितना है, प्रॉफिट इन्होंने कितना अर्न किया है, बोल रहा है कि प्रॉफिट इनको अर्न करना है, कहाँ लिखा हुआ था, ये शायद ऊपर लिखा हुआ था, मैनेजमेंट का प्रॉफिट का एक एस्टिमेशन दे रखा है 20% ऑफ द रूम रेंट, ठीक है। तो यहाँ पर प्रॉफिट को ऐड करेंगे, प्रॉफिट ऐड करने से आ जाएगा टोटल सेल्स, यानी कि यहाँ पर सेल इन द फॉर्म ऑफ रेंट मिलेगा, ठीक है, टोटल सेल और रेंट ये हमें मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग को कैलकुलेट करके देना पड़ेगा ये एक्सपेंसेस, जो रूम अटेंडेंस वेजेस और लाइटिंग चार्जेस, ये हमें बताना पड़ेगा, ठीक है।
तो यहाँ पर थोड़ा सा जगह रखते हैं क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए, और यहाँ पर हम वर्किंग नोट 1 बनाते हैं। वर्किंग नोट नंबर 1, रूम अटेंडेंस सैलरी। अच्छा, पहले पढ़ना पड़ेगा कैसे इनको सैलरी दिया जाता है। बोला था 1 दिन का 10 रुपए मिलेगा एक रूम अटेंड करने का। ये देखो, एक रूम अटेंड करने का हमें ईयरली निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सब ईयरली डेटा है, ईयरली में ईयरली ऐड करना पड़ेगा। तो हम लोग कैसे करके अटेंडेंस को वेजेस देंगे? तो देखो, सीजन और ऑफ सीजन दोनों के अकॉर्डिंग होगा, क्योंकि रूम जितना वो अटेंड करेगा उसके हिसाब से मिलेगा। तो सीजन में रूम ऑक्यूपाई अलग होता है। 100 रूम है, सीजन में 80% ऑक्यूपाई होता है। 80 रूम को फिर अटेंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो 80 रूम को अटेंड करना पड़ेगा। एक रूम को अटेंड करने का 10 रुपए मिलता है। एक रूम को अटेंड करने का 10 रुपए मिलता है। देखो, 80 रूम अटेंड करना पड़ेगा, एक रूम को अटेंड करने का 10 रुपए मिलता है एक दिन का। तो 80 रूम को अटेंड करने का मिलेगा 800 रुपए, मतलब एक दिन का हो जाएगा 80 रूम अटेंड करने का 800 रुपए। लेकिन हमें ईयरली निकालना है, तो फिर एक महीने का कितना होगा? इंटू 30 डेज करो, ठीक है, और इंटू यहाँ पर 6 मंथ्स कर दो, तो हमें क्या मिल जाएगा? पूरे सीजन का कितना होता है। जब सीजनल रहता है बिजनेस तो कितना होगा। सेम ऐसे ही कंसेप्ट में हो रहा है, देखो सेम यही वाले कंसेप्ट में होगा। ठीक है, यही वाले कंसेप्ट में होगा। हम फिर से बता देते हैं अगर नहीं समझ में आया तो। देखो, यहाँ पर हमारे पास 100 रूम है, ठीक है, उसमें से 80% ऑक्यूपाइड रहता है, यानी 80 रूम ऑक्यूपाई रहेगा, तो 80 रूम को अटेंड करना पड़ेगा। अगर 80 रूम ऑक्यूपाई है तो 80 रूम को अटेंड करना पड़ेगा। एक रूम को अटेंड करने के लिए 10 रुपए मिलेगा, तो 80 रूम को अटेंड करने के लिए 800 रुपए मिलेगा। ठीक है, 800 रुपए मिलेगा, ये एक दिन का हो गया। ठीक है, तो फिर 30 डेज का कितना होगा वो, और उसमें 6 मंथ्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 6 मंथ्स का भी डेटा मिल जाएगा। तो यहाँ पर टोटल करने से हम लोग का आ जाएगा 800 इंटू कितना हो जाएगा? 800 इंटू 180, 1,44,000 रुपीज। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर लिखते हैं ऑफ सीजन में कितना होगा। ऑफ सीजन में 100 रूम में से सिर्फ 40 रूम ऑक्यूपाई रहेगा, तो 40 रूम को अटेंड करना पड़ेगा। एक रूम को अटेंड करने पे एक दिन पे 10 रुपीज दिया जाता है, तो 30 डेज पे कितना दिया जाएगा, और 6 मंथ्स के लिए कितना दिया जाएगा, तो 1 ईयर का निकल जाएगा। तो 40 इंटू ये हो जाएगा 60 इंटू 30, तो ये हो गया 72,000 रुपीज दिया जाएगा। तो टोटल करते हैं 2,16,000। ठीक है, 2,16,000 जो है अटेंडेंस का सैलरी हो जाएगा 1 ईयर का, रूम अटेंडेंस सैलरी फॉर 1 ईयर। ठीक है, ये 1 ईयर का निकल गया, 6 मंथ्स का तो 1 ईयर, तो ये हम लोग लिख लेते हैं 2,16,000 हो जाएगा। अब लाइटिंग चार्जेस निकालेंगे। वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ लाइटिंग चार्जेस। अच्छा, ये भी हम लोग का सीजन और ऑफ सीजन हो जाएगा, सीजन और ऑफ सीजन। अच्छा, सीजनल होता है 6 मंथ्स, ऑफ सीजन होता है 6 मंथ्स। लेकिन यहाँ पर बोला है कि मंथली लाइटिंग चार्जेस है 120 पर रूम। सिर्फ जो विंटर के 4 मंथ्स है, यानी ऑफ सीजन के टाइम पे 30 पर रूम करके होगा। ऑफ सीजन वैसे तो 6 मंथ्स का है, लेकिन विंटर जो 4 मंथ्स ये लोग मान रहे हैं, यानी कौन कौन सा मंथ मान रहे होंगे ये हमें बोला नहीं है, लेकिन हम लोग समझ तो सकते हैं ना। नॉर्मली विंटर मतलब क्या माना जाता है? नवंबर, दिसंबर, जैन और फेब, यही विंटर माना जाएगा। तो बाकी ऑफ सीजन में जो बच रहा है, बाकी जो मंथ बच रहा है वो कितना है? 2 मंथ्स। वो कौन कौन सा आएगा वो यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा। ठीक है, और सीजन कौन सा हो जाएगा? जो समर का सीजन रहेगा। ठीक है, हिल स्टेशन में समर टाइम ही जो है सीजन होगा। तो समर यानी मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। ठीक है,
और अगस्त, तो इसका मतलब यहाँ पर ऑफ सीजन में हम लोग का सितंबर अक्टूबर भी आ जाएगा, क्योंकि धीरे धीरे अक्टूबर से ठंड होना स्टार्ट हो जाता है हिल स्टेशन वगैरह में, ठीक है। तो ये मैंने जो है अपने हिसाब से लिखा है, तुम लोग नॉर्मल कॉमन सेंस लगा के देखो ना। विंटर का मतलब तो पूरा नवंबर दिसंबर जनवरी होगा, और गर्मी का मतलब हो जाएगा मार्च अप्रैल मई जून, ठीक है। फिर क्या होता है, नॉर्मली जुलाई तक हिल स्टेशन में लोग जाते हैं, धीरे धीरे अगस्त वगैरह से बंद हो जाता है। अगर जो है रेनी सीजन आ जाता है ना, थोड़ा बहुत अगर इम्पैक्ट आता है तो लोग नहीं जाते हैं, लेकिन अगस्त तक जा सकते हैं। लेकिन ये सब सीजन में क्या होता है, पूरा बर्फबारी होते रहता है, तो लोग नहीं जा पाते हैं। और यहाँ पर बोला है कि यहाँ मैंने ऐसे क्यों डिवाइड किया, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि ऑफ सीजन जो है ना, ऑफ सीजन में 4 मंथ्स जो विंटर का होता है वहां पर जो है 30 पर रूम करके आता है, इसीलिए मैंने इस तरीके से डिवाइड किया। यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 30 पर रूम होगा, और यहाँ पर 120 पर रूम होगा, तो ये वाला भी 120 होगा। सोच के देखो, हमें क्वेश्चन में बता दिया है मंथली लाइटिंग चार्जेस 120 होता है पर रूम, एक्सेप्ट 4 मंथ्स इन विंटर। विंटर ऑफ सीजन में आएगा, तो ऑफ सीजन के 6 मंथ्स में 4 मंथ्स 30 करके आएगा, तो बाकी सभी टाइम पे 120 करके आएगा। अब हमें ईयरली निकालना है, तो ईयरली निकालेंगे, तो ये हो गया पर मंथ पर रूम, ठीक है। ये पर मंथ पर रूम हो गया, ये भी सेम पर मंथ पर रूम हो गया, ठीक है। ये भी पर मंथ पर रूम हो गया। हम लोग को पूरे ईयर का निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, इसका कैलकुलेशन हो जाएगा। ये अगर 1 मंथ का है तो हम लोग 6 मंथ्स का निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखो 6 मंथ्स है, तो 6 मंथ्स का कितना हो जाएगा, एक महीने का 120 एक रूम का, ठीक है। तो यहाँ पर एक रूम का अगर 120 है एक महीने का, तो 6 मंथ्स का हो जाएगा इंटू 120 इंटू जितना सारा रूम है, तो 100 इंटू 80% करना पड़ेगा, क्योंकि सीजन में 80% रूम ऑक्यूपाई रहता है। तो 80 रूम में लाइट यूज होगा, एक एक रूम का मंथली 120 करके आएगा, तो 6 मंथ्स का कितना आएगा, तो ऐसे कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो 6 इंटू 120 इंटू 80, 57,600, ठीक है, 57,600। और ये विंटर वाला देखो, विंटर में हम लोग का 4 मंथ्स जो है 30 पर रूम पर मंथ करके आएगा, और रूम ऑक्युपाइड इस टाइम पे 40% रहता है, तो 40 इंटू 4 इंटू 30, 40 इंटू 4 इंटू 30, तो ये हो जाएगा 4800, ठीक है, 4800। और ये देखो 2 मंथ्स का हो जाएगा, 2 मंथ्स का 120 करके आएगा, और ऑफ सीजन है तो ऑक्युपाइड होगा फिर से वही 40%, तो 40 इंटू 2 80 इंटू 120, तो ये हो गया 9600। तो टोटल करो, देखो कितना टोटल होता है, 4800 57,600, तो 72,000 का जो है पूरे ईयर का। अब ईयर कैसे हो गया, 6 मंथ्स, और ये टोटल 6 मंथ्स 12 मंथ, 72,000 जो है लाइटिंग हीटिंग का खर्चा हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 72,000। अब टोटल करने से हमें टोटल कॉस्ट फॉर द ईयर मिल जाएगा, तो टोटल कर लेते हैं। यहाँ पर 5,50,000 प्लस 2,61,000 प्लस 80,000 175 plus 190,800 plus 8 lakh और 6 lakh plus 2,16,000 plus 72,000 29,44,800 29,44,800, ठीक है। अब इस पे हम लोग प्रॉफिट ऐड करेंगे तो हमें सेल पता चल जाएगा। प्रॉफिट कैसे पता करेंगे, प्रॉफिट हमें बोल दिया था मैनेजमेंट का प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट हमें बोल दिया है 20% ऑफ द रूम रेंट, ठीक है। तो प्रॉफिट यहाँ पर हम लोग कैसे लगा सकते हैं, ये देखो यहाँ एक वर्किंग नोट करके दिखाते हैं कैसे करके फाइंड आउट कर सकते हो। प्रॉफिट रूम रेंट, प्रॉफिट 20 अगर रूम रेंट 100 है तो कॉस्ट कितना होगा, ठीक है, रेंट यानी कि सेल, ठीक है। अगर सेल वैल्यू 100 है तो प्रॉफिट उसमें 20 लगा हुआ है, तो कॉस्ट कितना हो जाएगा 100 माइनस 20 यानी कि 80। अब हम लोग को प्रॉफिट ऑन सेल पता है, हम लोग निकालेंगे प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। क्यों, देखो अभी समझाते, प्रॉफिट ऑन कॉस्ट कैसे निकलेगा,
प्रॉफिट बाय कॉस्ट करके, ठीक है। प्रॉफिट तो 20 ही रहेगा, अगर सेल पे निकालोगे तो 20/100 कर देना, अगर कॉस्ट पे निकालोगे तो 20/80 कर देना, तो 1/4, ठीक है। प्रॉफिट ऑन कॉस्ट हो गया 1/4। अब 1/4 निकाल के फायदा क्या हुआ, हम लोग के पास यहाँ कॉस्ट अवेलेबल है, ठीक है। तो अगर प्रॉफिट हम लोग का 1/4 है कॉस्ट पे, तो इस पे 1/4 लगाओ, ठीक है। ये वर्किंग नोट नंबर 3, इस पे 1/4 लगाते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि इसमें हमारा कितना प्रॉफिट है, 7,36,200, ठीक है। तो कॉस्ट पे अगर 1/4 है तो ये टोटल कॉस्ट है, इस पे 1/4 लगाओ, ऐड कर लो 29,44,800, तो ये हम लोग का हो गया 36,81,000। ये टोटल सेल्स या रेंट का वैल्यू हो गया 1 ईयर का, ठीक है। टोटल सेल्स या रेंट का वैल्यू हो गया 1 ईयर का। अब हम लोगों ने भी ना 1 ईयर का इनका सेल्स निकाला है 36,000x, तो हम लोग बोल सकते हैं, यहां से कंक्लूजन ला सकते हैं, देयरफॉर 36,000x इक्वल टू 36,81,000, ठीक है। ये 1 ईयर का रेंट, ये 1 ईयर का रेंट, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 36,81,000 डिवाइडेड बाय 36,000 डिवाइडेड बाय 36,000। ये पहले वाले क्वेश्चन की तरह है थोड़ा थोड़ा, तो यहाँ पर हो गया 102.25। तो ये x क्या निकल गया, रूम रेंट। देखो ना, x हम लोगों ने क्या माना था, रूम रेंट पर डे इन ऑफ सीजन। x हम लोग का निकल गया एक रूम का ऑफ सीजन का रेंट, ठीक है। हम लोग को क्या फाइंड आउट करने बोला है, ओवरऑल हम लोग को फाइंड आउट करने के लिए बोला है कि यू आर रिक्वायर्ड टू वर्क आउट द रूम रेंट चार्जेबल पर डे बोथ ड्यूरिंग सीजन एंड ऑफ सीजन, ठीक है। ऑफ सीजन और सीजन में पर डे का रूम रेंट पूछा है, तो ऑफ सीजन रूम रेंट पर डे 102.25, ठीक है। और सीजन में कितना होगा, सीजन में रूम रेंट जो है एक दिन का इससे ज्यादा होगा। कितना ज्यादा होगा बोला था, डबल लेते हैं, ठीक है। कंसेशन कर देते हैं आधा, तो इसका मतलब नॉर्मली डबल होता है, ये जो होता है उसका आधा कर देते हैं, तो इसका डबल कर इंटू 2, तो ये हो गया हम लोग का 204.5 रुपीज, 204.5। ये हम लोग का हो गया सीजन में रूम रेंट एक दिन का, ठीक है। सीजन में रूम रेंट एक दिन का। तो देखो होटल का ही हम लोगों ने 3 या 2 क्वेश्चन शायद किया, जिसमें हमें अलग अलग कंसेप्ट दिया। कहीं पर हमें ये सारी चीज कैलकुलेट करके नहीं दिया था, कैलकुलेट करना पड़ा, कहीं पर हमें दे दिया था, डायरेक्ट लिख के हम लोगों ने कर लिया, ठीक है। बाकी तुम लोग को थोड़ा प्रैक्टिस जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि इतने सारे कैलकुलेशन बाद में जस्ट ऐसे ही अगर देखने जाओगे ना तो कुछ नहीं समझ में आएगा कि कैसे करके हो रहा है, ठीक है। तो ये हम लोग का कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट इसके बाद ना होटल का और क्वेश्चन नहीं है, हॉस्पिटल्स वगैरह का है, ठीक है, तो वही करेंगे। आज हम लोग इतना ही करते हैं।